गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। पीपीएससी ने जो बीते 18 तारीख को जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें मेंस में क्या क्या बदलाव आए। इसके पहले हमने प्रीलिम्स के सिलेबस पे चर्चा कर चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, और नहीं तो आप पीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के नाम से भी सर्च कर सकते हो, इसी नाम से। तो संस्था के चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हो। मैंने उसमें प्रीलिम्स के बारे में समझाया हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेंस के सिलेबस के बारे में। क्या क्या पैटर्न में चेंजेस आए, क्या क्या सब्जेक्ट में चेंजेस आए, क्या क्या चीजें हटा दी गई, क्या क्या जोड़ी गई, उनके बारे में सबसे बारी बारी से बात करते हैं। भाई पहले तो बात उसके नंबरों में चेंजेस आ गया। पहले जो था 1575 के कुल कट ऑफ जारी होता था, जिसमें 1400 नंबर का मेंस होता था और 175 का इंटरव्यू हुआ करता था। अब क्या किया गया, इंटरव्यू 185 का हो चुका है और 1500 नंबर का अब अकेले मेंस होगा। ठीक है भाई, 1500 नंबर का अकेले मेंस होगा। मतलब मेंस के लिए जो 100 नंबर बढ़ चुके हैं इस बार, 100 नंबर मेंस में बढ़ा दिए गए हैं। अब वो 100 नंबर किस में बढ़ाए गए हैं? जाहिर सी बात है, एथिक्स में। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, अब एथिक्स में किसके बढ़े उसको हम लोग जानेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कैसे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की परीक्षा में पेपर कितने हैं। भाई पेपर नहीं बदले, पेपर छः के छः ही रहेंगे। चेंजेस आया है पेपर के फॉर्मेट में। क्या चेंजेस आए इन्होंने? इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। अब क्या चेंजेस नहीं है उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, सारे पेपर वही जीएस सामान्य थे। जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो वही होंगे। ठीक है, हिंदी का भी वही रहेगा और हिंदी में जो निबंध आता है उसका भी वही रहेगा। इसमें चेंजेस क्या किए गए, थोड़ा सा फॉर्मेट को समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, कुछ इसको ये हट नहीं रहा है क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हट गया हट गया हट गया हट गया। ओके, देखो भाई, कुछ मत करो। ओके, देखो इसमें वही लगभग 150 नंबर का 3 घंटे हिंदी अंग्रेजी, 150 नंबर का दूसरा पेपर भी। इसमें दूसरे पेपर में पहले क्या था भाई, राजनीति, समाज शास्त्र और इसी के साथ में ही इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अर्थशास्त्र बोल लो, अर्थशास्त्र हुआ करता था। अब पहले हुआ करता था, अब इसको किसमें डाल दिया गया? इसको डाल दिया गया है जीएस पेपर थर्ड में। एक चेंज तो ये हुआ है, अभी नहीं चेंज हुआ है। तो ठीक है, 150 नंबर की अर्थव्यवस्था इधर डाल दी गई है। ठीक, तो एक तो ये चेंज हो गया है। पहले जो पेपर, जो जीएस पेपर थर्ड था, वो पहले पूरा ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुआ करता था। अब वो कम कर दिया गया पोर्शन, उसको 150 अंक का कर दिया गया। पहले 300 अंक का हुआ करते थे, उसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, ऊर्जा, सारे टॉपिक शामिल थे। अब इसमें उसमें क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, वो तो हम अंदर जानेंगे। अभी फॉर्मेट में समझो कि उसको 150 नंबर का कर दिया गया, 150 का इकोनॉमिक्स उसमें शामिल कर दिया गया। एक तो ये ध्यान रखना है। समाज शास्त्र वाला पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया है, इसलिए थोड़ा उसमें हटा करके दे रखा उसको। राजनीति वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है। अगला जो मुख्य बदलाव आया, बाकी ये तो सही था, विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य को विशेष इस बार फोकस किया गया, इसलिए अलग से नाम रख दिया गया इसका, जन स्वास्थ्य। पहले स्वास्थ्य में शामिल था ये, पर अलग से सब्जेक्ट में नाम रखा गया इसको, जन स्वास्थ्य में। जीएस पेपर फोर्थ की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सामान्य एथिक्स का पेपर कहते हैं। उसमें क्या जुड़ा भाई, दर्शन शास्त्र या साइक्लो जो फिलोसफी था वो भी सेम ही है। मनोविज्ञान या जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं वो भी सेम ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन वो भी सेम ही है। प्लस केस स्टडी। अब ये केस स्टडी क्या है साहब, अलग से क्यों रखा? पहले भी 2 केस स्टडी आती थी, इस बार भी 2 केस स्टडी आएगी, पर दोनों खंड में आएगी, खंड अ खंड ब दोनों में। इसमें समझो कैसे, देखो खंड अ 150 अंक का कर दिया गया है। पहले पूरा एथिक्स का पेपर ही 200 नंबर का हुआ करता था, अब इसको 300 नंबर का कर दिया गया और 2 खंड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये चेंज हुआ है इसमें एथिक्स के पेपर में। तो थोड़ा जानते हैं क्या चेंज हुआ। नीचे थोड़ा सा ऊपर उठाए, थोड़ा सा।
देखो क्या चेंज हुआ जीएस पेपर फोर्थ में, खंड ब में उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर, ये जुड़ गया है। ठीक है भाई, उद्यमिता जुड़ गया है, ये इसका मुख्य पहलू है। ओके, बाकी प्रबंधन मैनेजमेंट लगभग पहले भी था, इस बार भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। वो जो प्रबंधन हमारे जीएस पेपर सेकंड में हुआ करता था उसको उठा करके इधर ला दिया गया। व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत शानदार शानदार कंटेंट इस बार ऐड हुआ है, और उसको पढ़ेंगे तो न केवल हमारे स्टडी में काम आएगा बल्कि हमारे जीवन में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, आप पढ़ोगे आपको भी लगेगा भाई साहब इसमें एक पॉइंट मेरे दिल को छू गया, बताऊंगा आगे। तो ये इस बार इन्होंने 150 नंबर का ये पोर्शन अलग से ही कर दिया गया है, ये चेंजेस हुआ उसमें मतलब। तो ये देखेंगे आप, इथिक्स का पेपर इस बार 300 नंबर का हो गया है, जो पहली बार है। पहले के पैटर्न की बात करें, उसके बाद के पैटर्न की बात करें, उनमें लगभग एथिक्स जो था वो 200 नंबर का ही हुआ करता था। इस बार 100 नंबर एथिक्स के लिए अलग से बढ़ा दिए गए। पांचवा पेपर सेम ही है, हिंदी व्याकरण। छठवा पेपर सेम ही, निबंध में प्रारूप लेखन। बाकी इसमें क्या चेंज हुआ है, निबंध में क्या बदला, प्रारूप में क्या बदला, उसके फॉर्मेटिंग जानेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि अभी कुल 16 अंकों का, जिसमें 185 का इंटरव्यू होता है, बाकी 1500 का मेंस। ओके, अब बात करते हैं प्रश्नों का स्वरूप। ये फॉर्मेटिंग थोड़ा, इस पे थोड़ा सा आप गंभीर होकर के समझे इसको, और ना भी गंभीर हो तो बाद में हो जाना। मतलब सिलेबस एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना, www.mppsc.gov.in पर जाना, वहाँ पर लिखा होगा एमपीपीएससी न्यू सिलेबस नोटिफिकेशन, डाउनलोड करना और उसको अच्छे से प्रिंट निकलवा करके हार्ड कॉपी साथ में रखना और पढ़ना। प्रिंट नहीं निकलवाए तो अपने शब्दों में लिखना, पर पढ़ना। एक बार मेरे समझा देने से या किसी और के समझा देने से आप आधा ही ग्रहण कर पाओगे, पर आप रोज उस पर थिंक करोगे, मंथन करोगे तो ज्यादा बेटर हो पाएगा। ठीक, प्रश्नों का स्वरूप में क्या चेंज है उसकी बात करते हैं। भाई देखो, प्रश्नों की संख्या 15 है, 3 वही लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, नंबर तो 15 ही है, पहले भी लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर के आते थे जीएस के लिए, जो पेपर होते हैं उनके लिए। अब अंक 2 के हो गए, पहले 3 नंबर का प्रश्न आता था, अब 2 नंबर का हो गया। पहले 3 नंबर का प्रश्न भी 10 शब्दों में ही लिखना रहता था, पर पहली बार है शब्द संख्या। जो कई लोगों को आपत्ति हुआ करती थी, साहब क्या लिखे, कुछ तो ऐसी चीजें पूछ लेते हैं कि 10 शब्दों में कवर करना ही मुश्किल है। ये बड़ी समस्या आयोग ने भी महसूस करी, और इस बार आपकी समस्याओं को उन्होंने दूर किया कि भाई अधिकतम लिखो, 20 अंक में लिखो, ठीक है, मतलब सॉरी 20 शब्दों में लिखो, जितना खुलकर लिख सकते हो, छोटे प्रश्नों को भी। ये बड़ा अच्छा किया, नंबर घटा दूंगा तो 15 दूनी 30, 30 नंबर का ये हो गया। 10 प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरीय। तो पहले जो 5 नंबर का पेपर हुआ करता था, पहले वाले जो सिलेबस में 5 नंबर का, उसको बढ़ा करके 2 नंबर ज्यादा करके 7 नंबर का कर दिया गया। आपको बोलोगे मजा आ गया साहब, 60 कर दिए, 10 शब्द इधर भी बढ़ा दिए गए ना, इसीलिए। अब देखते हैं प्रश्न कैसा आता है, वो तो फॉर्मेट ही बता पाए, क्योंकि नए फॉर्मेट में पहला मेंस की संभावना है कि सितंबर वगैरह के आसपास हो जाए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये 5 आएंगे, पहले भी 5 आते थे, पहले देख लेना कितने आते थे। अभी देखो सॉरी, हाँ 10 नंबर के रहेंगे ये, और ये 200 शब्दों के रहेंगे। पहले कितने के आते थे भाई, पहले आते थे 11 नंबर का, पहले शब्द संख्या 200 ही थी अभी भी 200 ही है, पहले भी 200 ही थी, अभी भी 200, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक, शब्द संख्या सेम ही इसकी है। अब ये पॉइंटर जो रहेगा 50, ये रहेगा 70, 70 30, 100, 150, 150, तो टोटल हो गया 150 अंक का फॉर्मेट। आप लोग समझ पाए, समझ पाए? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो था प्रश्नों का फॉर्मेट। 30 प्रश्न आएंगे एक सेट से, भाई साहब एक सेट 30 प्रश्न, 30 दूनी 60, पहले 56 थे। प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों की संख्या, ये बात करते हैं हम लोग। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि एथिक्स का है, उसमें क्या चेंज हुआ है उसकी बात करते हैं। उसके लघु उत्तरीय प्रश्न 16 आएंगे, नंबर 2-2 ही रहेंगे, अधिकतम शब्द संख्या 20 ही रहेगी, और 16 दूनी 32।
लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 8 आएंगे, 7-7 नंबर के रहेंगे, 60 शब्द संख्या उसी के समान है, 7-8 56। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 4 आएंगे, ये 11 नंबर का रहेगा, ये ध्यान रखना, ये 11 नंबर का रहेगा। और 200 शब्द संख्या 11 चौका 44। और एक एक ऐसी स्टडी जो कि पहले 20 नंबर की हुआ करती थी, उसको 18 नंबर का कर दिया गया। 18 इधर कर दिया, 18 उधर कर दिया। केस स्टडी की जो वो है ना शब्द संख्या, वो चेंज नहीं हुई है, वो सेम ही है। लगभग 500 शब्दों में ही इतना कुछ लिखना रहेगा आपको, पर बस चेंज हुआ है तो उसके अंक चेंज हो गए। नुकसान हुआ भले आपका, पर उल्टा सीधा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग सेम ही है। ओके भाई, ये चेंज हुआ एथिक्स वाले पेपर में। अब बाकी की बात करते हैं, ऊपर उठाएं। ये है हमारा पेपर 6 जिसको निबंध कहते हैं। ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, एक पहला निबंध होगा जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं। इस बार 49 विषय आ चुके हैं इसके लिए। पहले 27 में ही हमें लिखना होता था, इस बार 49 विषयों पर लिखना होगा 1000 शब्दों में। शब्द संख्या सेम ही है, ये भी सेम ही है, 50 नंबर का ही होगा। सेकेंड वाला जो निबंध है उसमें चेंज क्या हुआ है, शब्द संख्या चेंज नहीं हुई है। जो समसामयिक मुद्दों पर आता था, मतलब करंट अफेयर्स पर जो निबंध आता था उसकी शब्द संख्या सेम ही, पर वो पहले 25 का आता था, वो 20 का कर दिया गया। ठीक। प्रारूप लेखन, ड्राफ्ट राइटिंग, इन दोनों में अंतर क्या है भाई? पहले ये दोनों एक ही में थे, अब इसको .3 .4 बना दिया गया, प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन। अब इसमें क्या चेंज हुआ, इधर से जो 5 नंबर माइनस हुआ, पहले 25 का आता था, ये 5 नंबर इधर डाल दिया गया। 25 का पहले ये आता था, दोनों मिलाकर के 25 + 5 30, 30 का आधा कर दिया 15, 15 तू ले ले भाई। 15 की आ जाएगी रिपोर्ट और 15 का आ जाएगा ड्राफ्ट। ये हो गए आपके सेम। ओके, और इस प्रकार से आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 100 का रहेगा। निबंध 100 नंबर का पहले भी था, इस बार भी 100 का ही है। ठीक, आगे बढ़ाएं। 1 मिनट थोड़ा निचले। हाँ। ये ध्यान रखना, टाइमिंग 2.5 घंटे है। भाई अब ये तो निर्देश आप खुद पढ़ लेंगे, मेरा काम जो है समझाने का, वो मैं उस पर काम करता हूँ। ठीक, हाँ। 2024 से प्रभावी है, 2024 के मेंस है। इकाई फर्स्ट में क्या क्या बदला है? अजी कुछ नहीं बदला साहब, सेम ही है, लगभग सेम ही है। अब दूसरे में क्या बदला साहब? ये बदल गई दूसरी यूनिट। नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमती, नहीं बहनों और भाइयों, कुछ नहीं बदला, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। पिछली बार उन्होंने यूनिट खोल के नहीं दी थी, इस बार उन्होंने यूनिट खोल के रख दी। आपको डर लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, गर्दभील वंश। हो सकता है कई लोगों ने इसको ना पढ़ा, पर ये तो आप जानते थे, ये भी आता था पहले, पर उतना ज्यादा फेमस नहीं था। इस बार उन्होंने खोल के रख दिया कि ये भुला रहे हो इतिहास में आप, इसको याद रखो, गर्दभील वंश है ना। नागवंश, जिसको भारशिव भी कहते हैं, भारशिव मतलब वही बाहुबली टाइप का। औलिकर वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प, ये सतना के उच्चकल्प वंश वाले राजवंश है ना। गुर्जर प्रतिहार, ये हम लोग पहले भी पढ़ते थे। कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, जबलपुर वाली शाखा, सब कुछ पता है ना आपको। चंदेल वंश, बुंदेलखंड वाला। परमार वंश, ये जो था उज्जैन वाला रीजन में। तोमर वंश, ये ग्वालियर वाला। गोंड वंश, कच्छप घात वंश, ग्वालियर वाला। ये सारे वंश पहले भी पढ़ते थे, इस बार उन्होंने खुल करके रख दिया, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अपने लिए तो बढ़िया है ना, इनके अलावा पूछेगा नहीं कुछ। पहले तो और भी पढ़ने पड़ते थे, इस बार इन्होंने बोला इसको ही पढ़ो, कम से कम इसको ही पढ़ो। इनको ज्यादा फोकस किया है, अच्छी बात है। इकाई थर्ड में चलते हैं। इकाई थर्ड में क्या जोड़ा गया? ब्रिटिश शासन के दिन भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीय की प्रतिक्रिया। पहले भी शामिल था, इस बार भी शामिल है। चेंजेस इसमें नहीं हुआ है कुछ भी, ये लगभग सेम ही है। ठीक है, तीसरी यूनिट भी सेम ही है। सेम कहने का मतलब मेरा ये है कि यूनिट सेम नहीं है, पर उल्टा सीधा कर दिया है, कंटेंट वही था। मैं कंटेंट में बात कर रहा हूँ, यूनिट तो आप यूनिट रटने की दिक्कत भी नहीं है। आप देखो कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है,
गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, मध्य प्रदेश का राज्य के रूप में पुनर्गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की घटना है। वही मध्य प्रदेश को पुनर्गठित कैसे किया जाए, इसके लिए तो अभी आएगा जीएस पेपर थर्ड में, पूरा एमपी का अलग से दिया गया कंटेंट, उसको पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें रिपीटेड की गई है इसमें, एक टॉपिक आपको चार चार जगह भी देखने को मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा एसडीजी वाला, चार चार पांच पांच जगह देखने को मिलेगा, संस्कृति वाला, पर्यटन वाला, हर जगह घुसा पड़ा मिलेगा। तो मजेदार, आपके लिए फायदा है। कंटेंट ब्रॉड किया गया, क्या अलग शामिल किया गया, कुछ चीजें कम की गई, कुछ चीजें खोल करके रख दी गई, फायदा आपका ये, चिंता ना करें। हाँ, ये टॉपिक सेम ही, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, जिसको मैंने बोला था आपको प्रीलिम्स में भी शामिल था, इसमें भी शामिल कर दिया गया अलग से खोल करके। ठीक, बाकी वही है। अब देखो ऊपर उठाए, 5वीं यूनिट है इतिहास में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत है। ये तो हम पहले भी पढ़ते थे, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल के वंश है ना। अब इसमें जो है, आपको लग रहा होगा कि चेंज हुआ है। क्या हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व को पहले नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, उनके नाम नहीं थे हमारे पास, इसलिए एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते थे। इस बार खोल करके स्पष्ट कर दिया कि इनको तो पढ़ना है। बाकी और आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पर इनको तो पढ़ना है। जनजाति नायकों का संघर्ष, इतिहास में योगदान। अब अभी देखेंगे आप, अभी जो बीती सरकार थी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी की जब सरकार थी, उस समय पे जनजातीय गौरव दिवस मनाए जा रहे थे। कई स्तर पर कई सारे जो जनजातीय नायक थे उनको सम्मान दिया गया और उनको हाईलाइट किया गया, और उनको इनमें शामिल भी किया गया कि इनका योगदान क्या था, स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, समाज को सुधार करने में क्या योगदान था, धार्मिक सुधार करने में क्या योगदान था। अब उनको इस बार उन्होंने स्पष्ट करके दे दिया, तो क्या है, हम और ज्यादा गहराई से उनको समझ पाएंगे। ठीक, जैसे इन्होंने कुछ नाम भी दिए, एग्जाम्पल के तौर पर राजा शंकर शाह है, रघुनाथ शाह जो जबलपुर वाले क्षेत्र में आते हैं, ऐसे ही रानी दुर्गावती, ये भी जबलपुर वाली है। भीमाजी नायक, भीमा नायक जिसको हम लोग बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, भीमा नायक या भीमाजी नायक। खाज्या नायक इन्हीं के जीजा या ऐसा इनका कुछ रिलेशन है। टांट्या भील, इनको हम टांट्या मामा भी कहते हैं। आदिवासियों के रॉबिन हुड, ये भी पढ़ने हैं। गंजन सिंह कोरकू, इनको भी पढ़ना है। बादल भोई और पेमा फालिया जी। पेमा फालिया को क्यों पढ़ना है, ये भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति है, भित्ति चित्र के व्यक्ति है। ठीक है, चलिए, ये तो था इतिहास वाला पोर्शन, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, चिंता ना करें, अपने आप को लोड ना दे दिमाग में। ओके, बात करते हैं खंड बाय भूगोल की। इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें विश्व का भूगोल हट गया है साहब। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती थी, इसमें जो पेपर फर्स्ट था उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती थी। इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी को हटा दिया गया। ठीक है, पहले आते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी भूगोल, फिर उसके बाद आता था भारत का भूगोल, फिर एमपी का भूगोल आता था। चौथी यूनिट आपदा प्रबंधन थी, और 5वीं यूनिट में भूगोल की प्रमुख वो थी तकनीकियां। इस बार उन्होंने डायरेक्ट भारत के भूगोल को क्या किया, 2 यूनिटों में विभाजित कर दिया। देखो समझो, भारत, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान क्या था, इसको समझो। एंशंट इंडिया में भौगोलिक ज्ञान का मतलब हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि उस समय पे कौन कौन सी भूगोल से संबंधित किताबें थी, उनसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्र थे, भारत के क्या नाम थे, भारत किस क्षेत्र से रिलेटेड था, है ना। जैसे आता ना जम्बू द्वीप है, तो उस टाइप का वहां पर उससे रिलेटेड क्या जानकारी थी, वो सारी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड। भारत के प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश विभाग, जिसमें इसमें हिमालय वगैरह, ये तो हमें पहले पढ़ने पड़ते थे, इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है। प्रमुख पहाड़ी पर्वत, ये पहले भी शामिल था, लगभग एज इट इज शामिल था, ये भी शामिल था एज इट इज, ये भी शामिल था एज इट इज, है ना। अब इसमें जेट स्ट्रीम भी शामिल कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन में ये प्रीलिम्स में भी शामिल है, इस बार इसमें भी शामिल कर दिया गया। अल लानिनो पहले भी शामिल था, दक्षिणी दोलन ये इस बार शामिल किया गया अलग से स्पष्ट करके। वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ, ये भी शामिल हो चुका है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और हिंद महासागर द्विध्रुव, जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल्स, इसको भी पढ़ना है। और जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम है, वो तो मेंस के लिए भी हमें अच्छे से इसको गहराई से समझना पड़ेगा। तो ये था यूनिट फर्स्ट, ये भारत के भूगोल में चेंज हुए हैं।
यूनिट सेकंड में भी भारत का भूगोल ही पहले जो था, वो सेकंड यूनिट में भारत का भूगोल स्टार्ट हुआ करता था, पहली यूनिट वर्ल्ड ज्योग्राफी की थी। तो बढ़िया इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गया है, क्योंकि उनका मानना है, आयोग वालों का, ऐसा मेरा मानना है कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि एमपी वाले, एमपीपीएससी के पढ़ने वाले बंदे को तो एमपी से ज़्यादा या भारत से ज़्यादा लेना देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा भारत या भारतीय जलवायु, भारतीय क्षेत्रों से लेना देना है। उसको क्या फ़ायदा कि वो किसी देश की राजधानी पढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्टेट पीएससी का कोई बंदा तो वहाँ तो जाएगा नहीं। आईएएस लेवल का यूपीएससी वाला बंदा तो एक हो सकता है कि वहाँ उन क्षेत्रों को बारे में भी डिसीजन ले, भारत के किसी क्षेत्र में। एमपी वाले को तो एमपी के संदर्भ में या अधिकतम भारत के संदर्भ में जानकारी हो, ऐसा उनको लगा, इसलिए उन्होंने विश्व भूगोल को विदाई दे दी। ठीक है, चलिए, तो भारत को विषय शामिल किया गया। अब इसमें क्या क्या शामिल किया जा रहा है भाई, वही सेम है एग्रीकल्चर इंडिया में और पूरे जल संसाधन हम लोग पढ़ते थे। इस बार उन्होंने क्या किया गया, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया, जैसे श्री अन्न, अब ये पहली बार नाम सुना होगा, मोटा अनाज इसलिए शामिल किया गया कि बीता वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता था, अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में जाना जाता था। मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया था यूएन के द्वारा, और इस पे आज गवर्नमेंट, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी जाहिर सी बात इसको शामिल करना ही पड़ेगा। और ये जरूरी भी है, ये पोषण के लिए जरूरी है, ये जो गेहूं है उसके विकल्प के लिए जरूरी है, ये कई सारी बीमारियों में मददगार साबित हो रहे हैं, उसके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य, पोषण और जो अनाज है उसके विकल्प के तौर पर, और इसके अलावा लागत के लिए जरूरी है, इसलिए इसको शामिल किया गया। इसके बारे में अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे टॉपिक कि उन्होंने स्पेशली इसको फोकस किया मोटे अनाज को। और आपको भी जानना चाहिए, मोटे अनाज का आज दुनिया में महत्व बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया अपना रही है, और भारत तो उसके लिए समृद्ध था। हमारे प्राचीन समय में तो मोटा अनाज से लोग आज भी, गांव में जाकर के देखो आपको ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी ये मिल जाएंगे, सारे मोटे अनाज। खाद्य सुरक्षा में इस बार उन्होंने शामिल कर दिया गया है हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति और एसडीजी के लिए, सतत कृषि के लिए, मतलब जो सस्टेन एग्रीकल्चर, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए, ये उन्होंने अलग से दिया है। थोड़ा तो हम लोग उसमें पढ़ते भी थे। जल संसाधनों का संरक्षण, ये जो था ना वाटर मैनेजमेंट वाला जो यूनिट, उसमें जल प्रबंधन इकाई 4 हुआ करती थी, उसको उन्होंने इस बार इकाई 2 में शामिल कर दिया गया, जल संसाधन वाला। तो वही वर्षा जल संचयन संरक्षण के तरीके जो पहले वाले एमपीपीएससी की 4th यूनिट थी, उसको अब इसमें शामिल कर देगी यूनिट सेकंड में। नदी जोड़ो परियोजना अलग से बता दिया गया, तो इसका फायदा ये मिलेगा कि हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। नेशनल वाटर पॉलिसी क्या कहती है ये भी देखना पड़ेगा, ताकि हम नदी जोड़ो परियोजना उसी के तहत तो प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, नहीं है। अगली बात करते हैं साहब, पॉइंट 3। इसमें भारत से रिलेटेड बात की गई है, प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड। पहले भी प्राकृतिक संसाधन हुआ करते थे भारत के भूगोल में, जिसमें आप देखोगे ना लास्ट पॉइंट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से रिलेटेड टॉपिक था, जो यूनिट सेकंड थी भारत की वाले में, और उसी में खनिज और जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक थे, और उसमें संसाधन थे। संसाधन में भी 2 भाग कर दिए गए ए और पहले, अब उन्होंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, इसको यूनिट ही बना दिया अलग से, तीसरी यूनिट। अब तीसरी यूनिट में क्या है, वन संसाधन ये पहले भी थे, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन ये पहले भी थे, ऊर्जा संकट और ऊर्जा पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग ये भी पहले भी थे, प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग ये भी पहले भी थे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये भी से। चेंज क्या हुआ है, पहले इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता था साहब, कुछ और चीजें स्पष्टली इस बार इसमें कर दी गई है, वही सेम इस बार किया गया है, आपदाएं और तकनीकी। अब देखो यूनिट 4th जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखो भाई, पहले डिजास्टर मैनेजमेंट जो था वो 5वीं यूनिट में शामिल था, पहले 5वीं यूनिट में शामिल हुआ करता, सॉरी तो 4थी यूनिट में शामिल था, पर उन्होंने क्या किया इस बार उनको काफी चीजों को मर्ज कर दिया गया। तकनीकी का मतलब वहां पर जो 5वीं यूनिट थी उसको भी इसमें मर्ज कर दिए गए। समझो, देखो कैसे, लास्ट में पहले भाई पहले यूनिट ये जो थी ना, ये अलग से यूनिट थी, जीपीएस सुदूर संवेदन जो है, जीपीएस जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, जीपीएस जीआईएस और सारे जो सैटेलाइट हैं और इनके यूजेस हैं,
ये पहले 5वीं यूनिट में आते थे, अब इन्होंने चौथी यूनिट में शामिल कर दिया। 5वीं यूनिट में क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें साथ में क्या किया गया, भारत में प्राकृतिक आपदा। इस बार उन्होंने खुलकर बता दिया भाई भूकंप में, पहले प्राकृतिक आपदाओं के नाम नहीं दिए गए थे पूरे टॉपिक में, क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। इस बार उन्होंने कर दिया कि साहब भूकंप से क्या नुकसान होगा, तो बताओ सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, बादल फटेगा तो क्या, तड़ित झंझा थंडर स्ट्रोम आएगा तो क्या, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आएंगे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण का भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया, पहले भी था। बाकी ये सेमी है, ये भी सेमी अभी मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़े। अब अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ये 5 यूनिट में शामिल कर दिया गया स्पष्ट। पहले किस में था, पहले तीसरी यूनिट में था, अब 5वीं यूनिट में कर दिया गया। क्यों टेंशन लेते हो, वही सब कुछ सेम चीजें हैं। प्रमुख भौगोलिक पठार, इसमें पहले वो फोकस करवाते थे किस पर, किस पर बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो किस पर करवाते थे। पहले करवाते थे मालवा का पठार पर, हाँ, और नर्मदा कहाँ गई, नर्मदा सोन घाटी इस पे। अब उन्होंने कहा कि क्यों भाई, और लोगों से क्या विरोध है क्या आपका, बुंदेलखंड का पठार क्या महत्व नहीं रखता, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो महत्व नहीं रखती, सतपुड़ा मैकल श्रेणी महत्व रखती नहीं है क्या मध्य भारत का पठार जिसमें आते हैं श्योपुर, भिंड, मुरैना, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर का कुछ भाग, ये शिवपुरी का कुछ भाग, ये महत्व नहीं रखते क्या, सब महत्व रखते हैं। उन्होंने कहा सबके महत्व को जानो। पहले उन्होंने बोला उसके विशेष संदर्भ में, अब बोला सबको सामान्य से जानो। नदियां पहले भी थी अभी भी, जलवायु पहले भी थी अभी भी, मिट्टी पहले भी थी अभी भी, ये प्राकृतिक वनों के प्रकार, ये शामिल था, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, और ये भी शामिल था। आगे बढ़िए साहब, है ना, मैं सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या हटा, क्या क्या जोड़ा, क्या क्या कंफ्यूजन हुआ। पढ़ना तो आपको गहराई से, इसको एक एक चीज़ों को समझाऊंगा तो यार लंबा खींच जाओगे, फिर आप देखोगे नहीं, इसको बोलोगे 2 दिन में देख लें। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, पहले इसके साथ में सेकंड वाले पार्ट में सोसाइटी सोशियोलॉजी भी शामिल था, अभी भी शामिल है पर अलग अलग खंड बनाकर कर दिया। संविधान ये कुछ नहीं बदला, ये सारी चीजें वही है, तीनों पॉइंट एकदम सेम टू सेम है। भारतीय संविधान और उसके बारे में सारी चीजें, वैचारिक तत्वों में जितना भी प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है और डीपीएस भी कुछ नहीं बदला। वही केंद्र राज्य संबंध है, वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, जनहित याचिका, पीआईएल जिसको हम लोग बोलते हैं, लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरा सेम ही है, ये वाली यूनिट कुछ नहीं बदला। ठीक है, इकाई सेकंड की बात करते हैं। इकाई सेकंड भी एज इट इज सेम ही है। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एकदम सेम ही है, और ये वाला पॉइंट भी सेम ही है, लगभग पूरे सेम है। सेकंड यूनिट, उसकी भी सेकंड यूनिट यही थी, इसकी भी सेकंड यूनिट यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, अब यूनिट 3 की बात करते हैं, आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र की विशेषता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये पहले तीसरा पॉइंट हुआ करता था, इसको उठा करके तीसरी यूनिट में पहला पॉइंट बना दिया, मतलब ऊपर नीचे किए पॉइंट। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सोसाइटी समूह, एसएचजी, ये पहले भी हुआ करते थे, ये नीचे हुआ करती थी, इसको सेकंड यूनिट पे लाकर रख दिया। हाँ, ये जो है मीडिया की भूमिका, ये सबसे लास्ट पॉइंट हुआ करता था, इसको इन्होंने इस बार क्या कर दिया गया, तीसरे पॉइंट पे लाकर रख दिया गया। अब बदला क्या भाई, ये तो बताओ, ये शामिल कर दिया, वो शामिल कर दिया गया, इसमें बदलाव आया। क्या बदलाव आया, बदलाव मतलब एडिशन हो गया। ये पहले हमारी कौन सी यूनिट हुआ करती थी, राजनीतिक दार्शनिकों वाली, ये चौथी यूनिट हुआ करती थी, भारतीय राजनीतिक दार्शनिक वाली। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको इसी में शामिल कर दिया, अगला पॉइंट बना करके यूनिट 3 में ही। अब क्या हुआ, इसमें एक ऐड भी हो गए। पहले राजनीतिक दार्शनिकों में हम लोग किन किन को पढ़ते थे, कौटिल्य को पहले पढ़ते थे, महात्मा गांधी को
पहले भी पढ़ते थे जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, सबको पढ़ते थे। तो किसको नहीं पढ़ते थे? इस बार जुड़ गई है देवी अहिल्याबाई होलकर। तो देवी अहिल्याबाई होलकर इस बार नई जुड़ गई है। देवी अहिल्याबाई होलकर केवल राजनीतिक दार्शनिकों में नहीं जुड़ी है, यह एथिक्स में भी आएगी। इसलिए हमें दो जगह पढ़ना है, इनके दार्शनिक विचार भी पढ़ने हैं, इनके राजनीतिक विचार भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये प्रशासक भी रही है, महारानी रही है जो होलकर वंश है उसमें, इसलिए इनको पढ़ना है। और प्लस जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और कुछ ऐसे और दार्शनिक हैं जिनको हमें वहां भी पढ़ना है, मतलब कि एथिक्स में भी पढ़ना है, उनको वहां पर भी शामिल कर दिया गया है। पहले वो इसका पाठ हुआ करते थे, उनको उधर पहुंचा दिए गए। तो कुछ लोगों को हमें दो दो बार पढ़ना है, ठीक है, कुछ लोगों को हमें दो दो बार पढ़ना है। जैसे कि देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और एक और हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन तीनों को, इनको और बी आर अम्बेडकर जी को, इन तीनों को हमें वहां पर भी पढ़ना है दार्शनिकों में, और यहाँ पर भी पढ़ना है। तो ये बढ़िया है, इनके राजनीतिक विचार भी जानेंगे। बाकी याद रखना, पहले गांधी जी, बहुत पहले 2019 के सिलेबस के पहले गांधी जी इथिक्स में आया करते थे। अब गांधी जी को राजनीतिक बना दिया, और कौटिल्य राजनीतिक दार्शनिक है ही, तो इनको हमें यहाँ पढ़ना है, उनको वहां नहीं पढ़ना है। ठीक, अगला पढ़ते हैं, यूनिट 4 पे चलते हैं। ये देखो भाई, ये एमपी के विषय संदर्भ में आ गया है ना। पहले पहले भी पढ़ते थे हम लोग मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से रिलेटेड वो सारी चीजें, पर इस बार उन्होंने खुल करके रख दिया 34 यूनिट में। क्या करेंगे साहब, एमपी के बारे में जानेंगे इस वाली यूनिट में। क्या है, बात करते हैं। मुझे ये वाला पॉइंट जो है कि मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 के बाद कैसे हुआ, राज्यों के पुनर्गठन का। तो 2000 के बाद राज्य कैसा मध्य प्रदेश था, और 56 के बाद का मध्य प्रदेश कैसा था, उसको हम इसमें पढ़ना है। साथ में वो तो वही सेम चीजें हैं, राज्यपाल क्या था, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद वो सेम था, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, उनकी विपक्ष की भूमिका वो भी सेम ही है, हाईकोर्ट जो है एमपी का वो भी पूरा सेम ही है, जवाबदेही अधिकार सेम ही है। अब जिनको लगता है आयोग हट गए, यहाँ भी नहीं हटे, सेम टू सेम। कंपटीशन कमीशन, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, कंज्यूमर फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग, सारे आयोग लगभग सेम है। और यूपीएससी एमपीएससी उधर देख चुके थे हम, तो ये नहीं बदला है। ठीक है भाई, आयोग नहीं बदले हैं, चिंता ना करें। आयोग को पढ़ते हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा नुकसान हो गया, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया या हो गई, मैंने तो आयोग पढ़ चुका हूँ, रट चुका हूँ, उनका क्या होगा, नहीं टेंशन ले, मेंस में भी काम आएंगे, प्रीलिम्स में तो मैंने बता ही दिया। यूनिट 5 6 पॉइंट, आयोग नहीं हटे हैं, आगे बढ़े। 5वीं यूनिट मध्य प्रदेश का प्रशासन, ये पॉइंट मुझे बड़ा गजब लगा। पूछो कैसे कैसे कैसे, ये जानना भी चाहिए यार। सचिवालय क्या होता है ये जानना चाहिए, मुख्य सचिव क्या करते हैं, सचिव क्या करते हैं, कमिश्नर क्या होते हैं जिले में, जिला प्रशासन क्या होता है, और कलेक्टर की क्या भूमिका है, ये जानेंगे तो ही तो समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता काम क्या होते हैं, इस बार अलग से रखा इन्होंने खुल करके, ये बड़ा अच्छी चीज है, ताकि जान जाए पूरा हायरार्की क्या है। बहुत सारे लोगों को हम क्लास के दौरान जब ऑफलाइन में भी क्लासेस चलती थी तो ये बड़ी दिक्कत रहती थी कि उनको हायरार्की नहीं पता रहती थी, तो इस बार जबरदस्ती पढ़नी पड़ेगी हायरार्की, मजबूरी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायत राज ये सेम ही है। 73वां 74वां संविधान संशोधन पहले भी शामिल था, उसको उठाकर इधर भी डाल दिया उन्होंने। ठीक है, स्वशासन। अब इसमें देखो, स्वशासन वित्त नौकरशाही क्या होती है, स्वायत्तता का महत्व क्या होता है, ये बड़ा अच्छी चीज है ना। अब देखो इसमें पिछड़े वर्ग का उत्थान कैसे हुआ, नक्सली समस्या क्या है, इसको अलग से हाईलाइट किया गया इस बार मध्य प्रदेश में राजनीतिक प्रदेश में। जनजाति, पिछड़े और वंचित वर्ग, ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है या फिर बैकवर्ड क्लासेज है या फिर जो ट्राइबल क्लासेज है, वो किस प्रकार से उनको बढ़िया बेहतर किया गया, और इनसे रिलेटेड नक्सलॉइड जो प्रॉब्लम है वो क्या थी, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि
जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि बालाघाट जिले के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे लांजी वगैरह, इनमें नक्सली प्रभाव कुछ हद तक देखने को अभी भी मिलता है। तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी नक्सली की समस्याएं देखने को मिलती है। और ये नक्सलाइट समस्याएं क्या है, कहीं नक्सलवाद एक विचारधारा है और कहीं पर भी पैदा हो सकती है। खुद केंद्र सरकार ये मानती है कि नक्सली समस्या उत्पन्न होने के पीछे सबसे बड़ा एक कारण है सामाजिक आर्थिक असमानता। और अगर इन में असमानता रहेगी तो किसी भी वर्ग से कोई भी व्यक्ति नक्सली बन करके खड़ा हो सकता है। जैसे नक्सली शब्द कहाँ से आया, नक्सलवाड़ी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, वहां से एक घटना घटी, लोगों के पास खाने पीने को नहीं था, शोषण कर रहे थे वहां के सामंत लोग, जागीरदार या जो अमीर लोग होते हैं। गरीब किसान परेशान थे, उठा करके हथियार उठा लिए, अटैक कर दिया, सब कुछ छीन लिया, और तभी से हथियार उठा लिए सर। फिर धीरे धीरे जब सरकार ने दमन किया तो शासन के खिलाफ हो गए वो लोग। नक्सलवाद कैसे पैदा होता है, उसके पीछे है सामाजिक वंचितता, आर्थिक वंचितता और राजनीतिक वंचितता भी है भाई। अगर प्रतिनिधि तो बढ़िया होगा, समस्या उठाने वाला व्यक्ति होगा, तो जाहिर सी बात है कि नक्सली समस्या कम होगी। तो इसलिए इसको शामिल किया गया है। इस बार देखो इसमें भी करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, राजनीति में करंट अफेयर्स, इसलिए अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पहले भी था, महिलाओं का योगदान इनडायरेक्टली अब शामिल हो गया है अच्छे से खुल करके अगली यूनिट में। अब ये तो था पेपर फर्स्ट, इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी समझ में ना आए, डाउट जो भी रहे, मुझे लिख करके कमेंट करके भेज देंगे आप लोग, मैं उसको बाद में भी देखूंगा और आपको जवाब मिलेगा। ठीक है साहब। समाज शास्त्र खंड ब इस बार इन्होंने पेपर सेकंड के खंड ब में शामिल कर लिया गया है। जो अब देखिए समाज की भारतीय संकल्पना क्या कहती है, इसमें कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐड हुए हैं। हाँ, पहले भी था, कुटुंब नहीं था, पर परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, ये तो पहले भी था। वंश और गोत्र ये थोड़ा जुड़ गया है ना। पहले वंश था, गोत्र अलग से कर दिया गया, नातेदारी था, समुदाय, संस्था, संघ, ये पूरा सेम था, ये भी पूरा सेम था, एज था, ये भी पहले जैसा ही था, सामाजिक संस्था, परिवार, शिक्षा, धर्म, ऋण, इसमें यज्ञ और संस्कार पहले भी था, ऋण ये शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐड हो गए हैं। अनुष्ठान, इसमें थोड़ा सा ये क्या बड़ा है, विभिन्न संदर्भ, जैसे कि जाति व्यवस्था क्या थी, सिस्टम समझ पाएंगे कि क्या व्यवस्था थी और क्या अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली यहाँ पे देखने को मिलता है, उनके साथ आज भी भेदभाव होता है। तो इस समस्याओं को समझ पाएंगे भाई ये अभी भेदभाव क्यों हो रहा है, इसकी जड़ें कहाँ मिलेगी इतिहास में, और इस सिस्टम को समझेंगे तभी तो इसको जड़ से खत्म कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आज प्रासंगिकता नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेंगे तभी तो इनको मिटा पाएंगे। आश्रम व्यवस्था क्या थी, पुरुषार्थ सिस्टम, ये भारत में बड़ा चलता है भैया, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, प्रश्न पूछा भी जाता है इस पर। सोसाइटी, विवाह सिस्टम क्या है और धर्म और संप्रदायों का क्या प्रभाव है। सभी भारत में प्लूरलिटी है, बहुलवाद है, अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग धर्मों के संप्रदायों के ऊपर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यूनिट सेकंड कहती है हमारी भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां क्या है। अब देखो भाई, ये भी मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक क्यों लगा, इसलिए लगा कि पहली बार सोसाइटी वाले मुद्दे में कुछ उन मुद्दों को भी शामिल किया गया जो जरूरी था। नशीली दवाओं की लत, ड्रग एडिक्शन आज ये समाज में घर करता जा रहा है। आपको पता होगा आज छोटे छोटे बच्चे भी हमारे आसपास नशा करना एक पैशन मानते हैं, मानते हैं कि साफ छल्ले बनाना सिगरेट से एक कूल होने की निशानी है। और यह सबसे बड़ा दिया है हमारी पिक्चरों ने, मूवियों ने, वेब सीरीजों ने। क्योंकि समाज साहित्य का दर्पण होता है, साहित्य, और उल्टा यूपीएससी कहता है साहित्य समाज का भी दर्पण होता है। जब जाहिर सी बात है कि ये बात कही गई है कि यूपीएससी ने पूछा है क्या समाज में जो घटता है उसको साहित्य दिखाता है या फिर साहित्य में जो लिखा हुआ है वो समाज में झलकता है।
इसका उदाहरण बता सकता हूं मैं। ऐसे समझो, हमारे, आपने देखा होगा, पहले एक मूवी आई थी तेरे नाम करके, सब लोगों ने बाल ऐसे घुमाना शुरू कर दिए। एक हीरो आया, नाम नहीं बताऊंगा, पर वहां पर एक हीरो आया जिसने बाल ऐसे कटवाए तो सभी लोगों ने बाल ऐसे कटाने करे। एक हीरो आया, उसने बाल ऐसे बढ़ा लिए, वो कूल होना है तो लोगों ने बाल बढ़ा लिए। लोग उसकी स्टाइल से लेकर के हर चीजों को कॉपी करते हैं। तो उसका सिगरेट पीना, उसका शराब पीना, उसको भी कॉपी करते हैं। भले ये कहें हमारे सुपरस्टार की आज हमारा इसमें दोस्त थोड़ी है, आपने साहब आप दोस्त नहीं है पर सीखता बड़ों से ही है बच्चा। और आज सब लोग कुल मानते हैं इस घटना को। इसीलिए नशीली दवाओं की आदत कैसे लगी, जो दिखाया गया वही तो सही है, और लोग आदत फिर ऐसी होना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसमें एक शब्द आएगा, आगे आएगा, नाइट कल्चर। नाइट कल्चर मतलब वही रात्रि में जो ऐसा सिस्टम चलता है नशो दवा वगैरह का, तो उस पर भी अलग से चर्चा की गई। आत्महत्या के क्यों मामले बढ़ रहे हैं, इस पर चिंतन करना है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, महिलाओं के प्रति भी अपराध काफी बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, और बाकी चीजों में भी। ये पहले भी था, बाकी ये चीजें इस बार ऐड हुई तो मुझे अच्छा लगा कि काफी अच्छा है भाई, है ना। पढ़ो भाई, अपने काम की चीजें हैं। भारत में परंपरा और आधुनिकता क्या है, ये बहस का मुद्दा बना लिया इन्होंने, और यही आपका निबंध में भी टॉपिक है, परंपरा और आधुनिकता क्या है, मॉडर्न एज, और ये सारी चीजें। और ये प्लूरलिटी की बात करेंगे, धर्मवाद और राष्ट्र निर्माण। ये राष्ट्र निर्माण ये भी बार बार देखने को मिलेगा आपको। धर्मनिरपेक्षता क्या है और राष्ट्र निर्माण की समस्याएं क्या है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, आगे बढ़ो। अब देखो भाई, ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र में इस बार उन्होंने खुलकर रखा है हर चीजों को। देखो, ये ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर क्या हुआ, ग्रामीणवाद क्या है, नगरवाद क्या है, मतलब समझ रहे हो ना, गांव वाले शहरों से, गांव वाले शहर वालों के प्रति क्या भावना रखते हैं और शहर वाले गांव वालों के प्रति क्या भावना रखते हैं। ये भी कई बार गैप का एक कारण बन जाता है ना। आपने कई बार मूवियों में भी या कई ऐसी चीजों में सीन देखा होगा कि शहर वाले गांव वालों को किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। फिर धीरे धीरे गांव वाले भी जब शहर वाले गांव जाते हैं तो उनके साथ में भी वो ऐसा ही लगता है जैसे कि एलियन आ गए हो धरती पर। तो उम्मीद है कि काफी चीजें ये बात करती है। ठीक, ओके। तो अब इसमें देखेंगे किसान अध्ययन, ये बड़ा अच्छा है। कैसी स्टडी किसानों के बारे में जान पाएंगे तो ही तो समस्याओं के बारे में गहराई से जान पाएंगे। अरे वाह, किसान अध्ययन बड़ी अच्छी बात है। 73वें संविधान संशोधन से पहले और बाद में, मतलब क्योंकि 73वां संविधान संशोधन एक टर्निंग पॉइंट था, एक गेम चेंजर संशोधन था, जिसने लोकल बॉडीज को बहुत मजबूत कर दिया और उससे किसानों को ही ज्यादा फायदा हुआ। पिछली बात है कि गांव में किसान ही ज्यादातर रहते हैं या पशुपालक रहते हैं, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए इस 73वें संविधान संशोधन से, कैसे स्टडी करेंगे इस पे, ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, अब इसके साथ में हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास, क्योंकि शहर तो विकसित हो ही रहे हैं, गांव को आपको विकसित करना है, क्योंकि कल को आप अधिकारी मंत्री जाओगे तो वहां पर क्या मुद्दे हैं भैया, बॉन्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, प्रवासी मजदूर, जो माइग्रेंट है उनके बारे में सोचना पड़ेगा। ग्रामीण समाज में बदलाव के क्या रुझान है, कैसे ग्रामीण का ट्रेंड बदल रहा है, ग्रामीण लोगों का। अब पता है, एक दिन मेरे घर वालों से चर्चा हो रही थी तो भाई पापा फोन करके पूछ रहे थे कि देखना कि मौसम का हाल क्या है, कल का मौसम कैसा है, ऐसा पूछ रहे थे वो, और परसों का मौसम क्या है, क्योंकि अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं मौसम के बारे में, हर चीज़ों के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है। तो बदलाव किस प्रकार के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से। अब टेक्नोलॉजी के क्या इन्वॉल्वमेंट है वो आप लोगों को हमें पढ़ना है, कि टेक्नोलॉजी ग्रामीण जीवन को कैसे आसान करती है वो हमें पढ़नी है। नगरीय ग्रामीण, अब क्या गांव गांव को पढ़ेंगे, शहरों में समस्याएं नहीं होती है, होती है साहब। नगरीय समुदाय में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक शहर भी बड़े शहरों की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। नगरीकरण के क्या कारण है, प्रभाव है, शहर क्यों बनते हैं, शहर क्या होता है, क्या होता है शहर। शहर मतलब एक ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति को उसके आवश्यकताओं की वस्तु की पूर्ति एक ही स्थान पर हो जाए, शहर है। जैसे कि वहीं बाजार मिल जाए, वहीं पर बेचने के, खरीदने बेचने के लिए बाजार मिल जाए, वहीं पर रोजगार मिल जाए,
वहीं पर अच्छी जो वस्तुएं हैं वो चीज़ें मिल जाए, कुछ सुविधाओं का एक जगह इकट्ठा होना और वहां पर लोग बस जाए, वो शहरीकरण है। समझना पड़ेगा। सिटी प्लानिंग ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्मार्ट सिटी मिशन चल रहे हैं, आप भी प्रशासन का अंग बनने जा रहे हो। स्मार्ट सिटी मिशन को संचालित कौन कर रहा है? आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी। आपको करना पड़ेगा कि नगरीय नियोजन में, ये सिटी प्लानिंग में क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसका फैक्टर है, और मैनेजमेंट में कि सीवेज की क्या प्रॉब्लम है, सीवर समस्या क्या है, सड़कों के चौड़ीकरण करने में क्या समस्या है, प्रदूषण से किस प्रकार से निजात पाए, ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, मटेरियल का मैनेजमेंट कहाँ किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सारी समस्याओं को आपको पढ़ना है। तो ये पहले भी थे, अभी भी है। मैं पढ़ाने ही लग गया टॉपिक में, मेरा काम बस अभी तो यही बताना था कि आपको क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या हटाए, ऊपर उठाए। पर थोड़ा समझते चलो, टॉपिक भले बड़ा हो जाए पर मजेदार है। भारत में औद्योगिकरण सामाजिक ये सेमी है, ये भी समाजशास्त्र सेमी है। भारत समाजशास्त्र का भारतीयकरण क्या हुआ है, ये थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। शिक्षा का निजीकरण क्यों हुआ रहा है, ये भी नए मुद्दे हैं, इनको समझना पड़ेगा। और ये लगभग सेमी है। आगे बढ़े। सोशल संरचना को हम लोग समझ पाएंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे। अब देखो भाई, समाज को जानना है तो मेरे प्यारे ये भी जानना पड़ेगा संस्कृति क्या है, क्योंकि समाज संस्कृति से कनेक्ट है। उत्तर आधुनिकरण क्या है, नॉर्थ मॉडर्नाइजेशन क्या है, और वेस्टर्नाइजेशन क्या है, पश्चिमीकरण क्या है। समाज में कई लोग कहते हैं वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, जैसे मैं कपड़े पहने हुए हूँ, ये भारतीय कल्चर नहीं, वेस्टर्न कल्चर है। फिर मैंने ये क्यों पहना है, मुझे तो भारतीय कल्चर को फॉलो करना चाहिए। तो नीड, इसको पहनना आसान है, इसीलिए इसको, इसके उनकी तुलना में ज्यादा फायदे हैं एक अन्य वस्त्रों के। अगर मैं अन्य वस्त्र पहनूंगा, इसलिए नीड से व्यक्ति ने कपड़े का रंग बदला। इसलिए आज ज्यादातर युवा, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो वेस्टर्न ड्रेस वगैरह को क्यों फॉलो करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये मुझे आसान है पहनने उतारने और सभी चीजों में, तो इस कारण से वो उसको पहनते हैं। तो कई बार नीड की वजह से भी व्यक्ति पहनते हैं, तो फिर वो मुद्दा उठ जाता है, एक तरफ संस्कृति, एक तरफ पाश्चात्य का। कई बार ये सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। अब देखना है भारत में जनसंख्या वृद्धि कैसे बढ़ी, 1901 से कैसे बढ़ी भाई साहब, और अभी तक जनसंख्या का विस्फोट चल रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, आज आबादी वाला देश है। ये पहले भी था, है ना, जो मोर्टेलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट पहले शामिल था। ह्यूमन डेवलपमेंट पहले जो यूनिट 3 हुआ करती थी उसमें शामिल हुआ करता था, अब इसमें यूनिट 5 में शामिल कर दिया गया इसको, मानव विकास संसाधन को। तो इसमें चिंता ना करें, पहले भी मानव विकास संसाधन हमारे शामिल था और अभी भी शामिल है, वही सारा। इसमें बस थोड़ा सा हमें नया ऐड किया हुआ है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी वही सब चीजें सहमी थी, है ना। वही वरिष्ठ जनों से संबंधित मुद्दे, महिलाओं, विशेष अधिकारों से संबंधित मुद्दे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एसजीओ, एनजीओ वगैरह, ये सारी चीजें सहमी थी। मध्य प्रदेश में जनजातीय स्थिति संरचना वो भी सहमी था। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति ये भी लगभग पूरा सेम था, जेटिस था, उल्टा के इधर डाल दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं पेपर थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या बदलाव हुआ है उनकी बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पहले खुलकर नहीं दिया था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था दिया था, ऐसे दिया था पहले। अब अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तो पढ़नी पड़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई गई, क्योंकि भारत में ग्रामीण व्यवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग में कमी, सेवा प्रधान व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हमें पढ़नी पड़ेगी। इसी के साथ में एक नया टॉपिक ऐड हो चुका है, इस टॉपिक का नाम है विकसित भारत @2047। ये अभी केंद्र सरकार और सबका ही एक विजन चल रहा है कि हम लोग विकसित भारत को विकसित बनाने में। और पिछली बात है वही, हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे भारत के लिए हम लोग सीखे समझे और आगे बढ़ाएं उसको, और दुनिया में हम लोग एक दिन विश्व विजेता बने हैं। तो विकसित भारत कार्यक्रम हमें समझना पड़ेगा। ये सेमी था। कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान, ये भी सेमी था। राष्ट्रीय आय की गणना, फसलों वाला पैटर्न भी सेमी था। चुनौतियां
घटती उत्पादकता ये भी सीमित था। सरकारी पहल में ये नया ऐड हो गया है, पीएम किसान ये ऐड हो गया है। एनएमएसए ये भी नया ऐड हो गया है और विभिन्न योजनाओं को इस बार ऐड कर दिया। विभिन्न योजनाएं था, फिर अलग से पीएम किसान और ये नहीं था पहले शामिल, इसको इस बार शामिल कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा है। और क्या किया गया, मेक इन इंडिया ये भी अलग से, ये सेक्टर था इसमें मेक इन इंडिया अलग से खुल के दिया है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आदित्य विदेशी मुद्रा आय में योगदान, देखो फिर आ गया पर्यटन, ये पीछा नहीं छोड़ेगा श्रीमान। इसलिए नहीं छोड़ेगा श्रीमान क्योंकि पर्यटन विकास का अगला बड़ा प्रेरक होगा। आज दुनिया में एक नया कल्चर चल रहा है, आपको शायद जानकारी हो, मेडिकल टूरिज्म। क्या होता है, किसी दूसरे देश में इलाज सस्ता होता है, बहुत सारे अमेरिकन भारत में इलाज कराने आते हैं। वाई, इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। क्यों, यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सस्ता होता है अमेरिका की तुलना में, इस कारण से वो लोग यहाँ आते हैं। इसको मेडिकल टूरिज्म में रखा जाता है। इलाज का इलाज, घूमने का घूमना, मेडिकल टूरिज्म। इसलिए टूरिज्म विकास का अगला प्रेरक हो सकता है। इकाई 2 कराधान और नीति परिदृश्य। राजकोषीय नीति के लोक व्यय, आगम, कराधान ये सब कुछ सेम ही था। टैक्सेशन सिस्टम पहले भी था, अभी भी है ना। इसमें वही पीडीएस भी शामिल था। अनौपचारिक व्यवस्था पर नगद लेन देन, मौद्रिक नीति ये भी शामिल था। गरीबी, बेरोजगार, क्षेत्रीय संतुलन ये भी शामिल था। भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा ये भी शामिल था। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा ये भी शामिल था। और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में डब्ल्यूटीओ भी शामिल था, तो विश्व बैंक भी था, एडी भी था। पहले इसका नाम पूरा लिखा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब छोटा कर दिया। आईएमएफ छोटा कर दिया, पहले उसका लिखा था आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में दिया था, अब इसको अंग्रेजी में आईएमएफ कर दिया। चिंता ना करें, वही है। वर्ल्ड बैंक वही सेम है, डब्ल्यूटीओ भी सेम है। अंतरराष्ट्रीय संस्थान नहीं बदले हैं, पर G20 ऐड हो गया है, वो भी प्रीलिम्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ साहब, इकाई 3 कहती है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसको अलग से देखना पड़ेगा क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान, म्हारो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों को अलग से शामिल किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ये चीजें भी है और ये चीजें भी, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सबको पढ़ना पड़ेगा इस बार, सब जिलों के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को। इसलिए दोस्तों, साथियों, मित्रों, तैयारी शुरू करें। रोज एक एक प्रोडक्ट को भी पढ़ोगे, 50 दिन में आराम से एक एक जिले का प्रोडक्ट याद हो जाएगा। अरे भाई भाई कहाँ भाग रहे हो भाई, प्रमुख प्रश्न है। हाँ, ये भाग लो भाग लो, ये सब सेम ही है इसलिए भाग रहे हैं, ये सेम ही है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। औद्योगिक क्षेत्र की इकाई तो संरचना विकास लगभग सेम ही वही। एमएसएमई पारंपरिक उद्योग पहले की तरह एकदम सेम। मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था एकदम सेम। कृषि पद्धति ये भी सेम। वनोपज सेम। हाट बाजार सेम। पर्यटन, व्यापार, निवेश, फिर आ गया पर्यटन। अगला अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ बस 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 बस, चौथी यूनिट, मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, इसमें बात की गई है। स्वास्थ्य तो संरचना पहले भी था भैया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, एजुकेशन की बात, स्किल डेवलपमेंट की बात, प्राकृतिक संसाधनों के लिए वन जन और खनिज के लिए नीतियां, ये भी बात की गई है ना। सामाजिक समावेशन कल्याणकारी योजना ये भी था, ये भी था, ये भी था, पहले था। जनसंख्या सेम था, मानव संसाधन उत्पादक रोजगार सेम था। मध्य प्रदेश में आईपीआर ये इस बार खुल करके रख दिया, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे, फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रिप्स ट्रिम्स, इनको थोड़ा सा एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली देखना। क्यों, जैसे जीआई टैग मिलते हैं, बहुत सारे जीआई टैग मिलते हैं, तो इस बार ये मान लो कि जीआई टैग वाला ही सिस्टम है। जीआई टैग किस किस क्षेत्रों को मिला, तो मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा, तो कभी चिन्नौर का चावल, तो कभी कहीं की साड़ी पूछ ली जाएगी, महेश्वर की साड़ी, इस टाइप का तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण, राजकोषीय अनुशासन ये सेम ही है पहले की तरह। आगे बढ़ाओ 5 मिनट। अब बोलोगे कि ये क्या भाई दिमाग का दही कर रखा है, 5वीं यूनिट में कैसे मैथ आ गई। स्टैटिक्स आ गया, डेटा एनालिटिकल आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आ गई, सम्यक संकलन की विधियां,
क्या दे दिया साहब, पहले शामिल था, जीएस पेपर थर्ड में ही शामिल था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में मैथ वाली यूनिट थी चौथी, चौथी ही थी, देख लेता हूँ, पहले चौथी यूनिट थी, हाँ नहीं 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 सॉरी, पांचवी यूनिट थी, पांचवी यूनिट में था ये क्या, प्रायिकता था, प्रोबेबिलिटी था, डेटा एनालिसिस था, टेबल चार्ट ग्राफ, प्रति चेन, इसको पहले क्या बोला गया, ये प्रति चेन जो है ना, इसको पहले आपको लग रहा होगा कुछ नया, नहीं भैया, पहले प्रादुर्श नाम था इसका, प्रादर्श, हिंदी अलग हो सकता है, अंग्रेजी इनका एक ही है, क्या, सैंपल, सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड हम लोग इसमें बात करेंगे, वही प्रादर्श पहले भी था, इसका नाम पहले प्रादर्श था, प्रतिचयन हो गया है, सैम्पलिंग इंग्लिश सेम ही है, डाटा एनालिसिस सेम ही है, मीन्स मॉड और ये चीजें जो है मीडियन लगभग सेम ही है, तो ये चेंज नहीं हुआ है, बस उठा करके इधर रख दिया गया है इस बार, ठीक है। थर्ड पेपर की बात करते हैं, पहले थर्ड पेपर में था, उठा करके इधर रख दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड पेपर, इसी के साथ ही तकनीकी और जन स्वास्थ्य, इसमें क्या किया गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, खंड ब, थर्ड पेपर का खंड ब, सामाजिक विज्ञान, सॉरी सामान्य विज्ञान मुंह से निकल गया भैया, मेरी जुबान फिसल गई, सामाजिक विज्ञान नहीं सामान्य विज्ञान है ना, पानी पी लेता हूँ, एक मिनट, पानी ले आने और कटी कटी फिर जो गोटी, टाइम लगोगे, चलिए क्लासेस चल रही है ना बढ़िया व्यवस्थित, लाइव चल तो रहा है ना लेक्चर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इश्यू नहीं आ रहा हो कोई, पूछ ले, उधर जाके देख लीजिएगा, मैं पढ़ाता चलूँ, पता चले कि क्लास ही रुक जाए, है ना, हो जाता है कई बार टेक्निकल एरर। चलिए तो इकाई 1 की बात करते हैं, इसमें विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग पहले भी सही था, माइक्रोबैक्टीरिया जैविक खेती पहले भी था, कोशिका एज ए टिश्यू यूनिट उठा के इधर कॉपी कर दिए, पौधों में पशुओं में पोषण संतुलित विटामिन जनित रोग, हार्मोनल डिसीज, सारी चीजें थी, बायोटेक्नोलॉजी भी था, सारी टेक्नोलॉजी वही सेमी है, पर्यावरण क्षेत्रों में इनका योग भी सही में, इथेनोबायोलॉजी, इस बार इथेन के प्रयोग पर सरकारें बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए उनके यूज क्या है एटलीस्ट ये तो जान ही लो, ताकि इथेनोबायोलॉजी में इनका महत्व समझा जा सके, इनका महत्व समझा जा सके। और क्या साहब, प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वारामिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड, ये 5 दार्शनिक, दार्शनिक मतलब कि खगोलविद थे पांचों ही, तो खगोल शास्त्र में इनका क्या योगदान था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट है, खगोल साइंस में इनको इस बार ऐड किया गया है, किन किन को, आर्यभट्ट पहले नहीं थे, इनको पढ़ना है हमें, है ना, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम सेकंड, पहले ये किस नाम से थे, केवल इतना ही दिया गया था, भारत के प्रथम वैज्ञानिक, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान, इतना बस नाम दिया गया था, और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान क्या है, इतना बस उन्होंने दे दिया था, तो फिर हमें ये देखना पड़ता था कि किनको पढ़ें किनको छोड़ें वैज्ञानिकों में, और उनमें भी उनका नाम दिया गया था वैज्ञानिकों में जो मॉडर्न के थे, जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन और डॉक्टर गोविंद खुराना वगैरह, पर इस बार उन्होंने खगोल शास्त्रियों को भी शामिल किया गया, पहले साइंस वैज्ञानिक तो थे, अब इसमें ये भी शामिल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगला है, नीचे थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, इसको ऊपर उठाएं थोड़ा सा, अगला है प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित जानकारी, तो प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। भाई प्राचीन वेधशालाओं की बात क्या करें, आपको आप देख पाओगे कि उज्जैन में मंगलनाथ नामक जगह पर, मंगलनाथ में बहुत प्राचीन वेधशालाएं हैं, आपने एक राजा का नाम सुना होगा सवाई जय सिंह, उन्होंने जंतर मंतर बनाए, जंतर मंतर क्या है, वेधशाला ही है, और वो काफी कुछ क्या करती है, जानकारी प्रदान करती है, वहाँ पर जल घड़ी, वहाँ पर अन्य प्रकार की घड़ियाँ, समय गणना, ये सारी चीजें होती, तो खगोल शास्त्रों में उन वेधशालाओं की जानकारी हम पढ़ेंगे तो जान पाएंगे ना भाई, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी चलता था, देखो जानना ही काफी नहीं है, हो सकता है किसी के दिमाग ये भी दौड़े कि पहले ऐसा चलता था अभी ऐसा चलता है, उसका प्रयोग किसी क्षेत्र में हो जाए, क्या बुराई है,
विचार पुराना हो या नया हो, अगर वो उपयोगी है, सार्थक है, मानव जीवन के लिए मददगार साबित होगा। और विचार कितना ही नया हो, अगर मानव जीवन के लिए हितकर नहीं है, तो वो सार्थक नहीं है, उपयोगी भी नहीं है। बात करते हैं कंप्यूटर वाली यूनिट से। तो कंप्यूटर के प्रकार वही एकदम सेम 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 सेम। इसमें बस क्या चेंज हुआ, ये सारी पॉइंट सेम है कंप्यूटर के सारी यूनिट, बस चेंज हुआ तो भाषाओं में। एक तो सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ये नई लैंग्वेज जुड़ गई। पहले यही थी और एक असेंबलर थी, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर असेंबलर यही थी, बाकी ये सारी चीजें सेम ही है भाई, एज इट इज सेम है भाई। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या चेंज हुआ, लास्ट यूनिट में देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। ये तीनों लैंग्वेज नहीं जुड़ गई है, ये ध्यान रखना है। ऊपर उठाए थोड़ा AI। हमें अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। पहले भी शामिल था पर अब इस पे ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग जानना पड़ेगा। और बाकी ये तो पहले भी सेम था, पोर्टल और वेबसाइट्स वगैरह और ये सारी चीजें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग इस बार थोड़ा ऐड हो गया, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना है। क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य की टेक्नोलॉजी है। और सीखना ही नहीं पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा। बहुत बार जैसे GST लागू हुआ था 2017 में, IAS अधिकारियों ने अपने सब जो ऑर्डिनेट्स रहते हैं उनको ट्रेनिंगें दी थी, और उनके सबॉर्डिनेट्स ने उनके सबॉर्डिनेट्स को दी थी, ताकि रेवेन्यू कलेक्शन किस प्रकार से किया जा सके। आपको भी इनका यूज आना चाहिए, क्योंकि आजकल यही फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, इसलिए आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्लासेस चल रही है व्यवस्थित, रिकॉर्डिंग है, लाइव नहीं है, है? अच्छा, उनको बुलाओ, फिर चेक तो कर लें एक बार, मतलब टेक्निकल फोन लगा लो उन पे, मोबाइल ले लो मेरा, टेक्निकल हेड जो है। चलिए अब बात करते हैं गणितीय विज्ञान। पहले ये 5वीं यूनिट में शामिल था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बात करते हैं, पहले भी वही थी, संख्याएं, प्रादर्श, प्रतिदर्श, लगभग पहले भी सेम ही हुआ करता था, अभी भी गणितीय विज्ञान सेम ही है। ठीक है भाई, संख्याएं, इकाई, मापन, विधि, समीकरण, गुणनखंड, लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सब कुछ सेम ही है। ये ज्योमेट्री और पृष्ठ क्षेत्रफल ये थोड़ा सा जुड़ गया है, ये प्लस हो गया है। ज्योमेट्री, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल ये सेम है। ओके भाई, क्लासेस लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है? रिकॉर्डिंग, लाइव नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चल तो रही है ना, पर रिकॉर्डिंग में देख लो, पता चले मैं चिल्लाता फिर और आवाज ही नहीं आए जी। तो इसकी बात करते हैं हम, आगे बढ़ाएं, कोऑर्डिनेट करो, आगे बढ़ाओ। इकाई थर्ड की बात करते हैं। अब आयुष, ये पहले भी शामिल था हमारे टॉपिक में, और अभी क्या है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो भाई, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवारिगपा इस बार नया जुड़ गया। यूनानी ये सब पहले भी था। नेचुरोपैथी भी इस बार बड़े स्तर पर आया। अभी देखो कैसे आया, ये पहले पॉइंट में ये जो सारी ना वो पॉइंट नीचे ला करके पूरा वो बढ़ा दिया गया। आयुर्वेद में क्या पढ़ना है, जो टॉपिक था त्रिदोष, पंच महाभूत, इसमें आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी और जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अब आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप व्यवस्थित रह सकें। और ये नेचुरल रूप से समस्याओं का समाधान कर सकती है बायोलॉजिकल क्लॉक। कई कहते हैं मेरा बायोलॉजिकल साइकिल गड़बड़ा गया है, वही है जैविक घड़ी, हम समझ पाएंगे। आयुर्वेद समझ पाए। योग जो वहां पर था इसमें आयुष विभाग में, अब योग में ये भी पढ़ना है, पंचकोश क्या है, अष्टांग योग, सठ योग, मुद्रा की स्थिति, प्राकृतिक चिकित्सा जो उसमें शामिल की गई है ये। अब इसमें क्या पढ़ना है प्राकृतिक चिकित्सा में, मिट्टी की चिकित्सा, कई लोग करते हैं ना सन बाथ धूप में, कई लोग मिट्टी का लेप लगा करके पूरा नहाते हैं, वो सीखना पड़ेगा। चिकित्सकीय प्रभाव एवं प्रकार, क्योंकि कई भारत में इसके बाद संभावनाएं MP में, और इनको पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ लोग इनसे भी ठीक हो जाएं, अधिकतर लोग इनसे ठीक हो जाएं, तो फिर ये तो ज्यादा ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, और आज
आज ये भारत की पद्धतियां हैं पर दुनिया में कई जगह प्रयोग होती है और भारत वाले कई बार इसको करने में आनाकानी करते हैं। कुछ अच्छी भी होती है, कुछ आज प्रासंगिक नहीं है तो नुकसान भी कर देती है, तो हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है ना। हम एलोपैथी को तो नकार नहीं सकते, पर होम्योपैथी, देखो एक बात मैंने सुनी थी, कई बार समस्याएं एलोपैथी से सोल्व नहीं होती तो होम्योपैथी ठीक कर देती है। या फिर बोलेंगे कि ये आयुष पूरा जो डिपार्टमेंट है ना, ये पूरा डिपार्टमेंट मतलब आयुष पूरी जो पद्धतियां हैं, आयुर्वेदा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, सौवारिक, ये सारी जो है ना, ये सोल्व कर देती है उसको। तो क्या बुराई है, इंसान ठीक होना उद्देश्य होना चाहिए, तरीका कैसा भी हो। 16 संस्कार, इनको पढ़ना तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, समझ रहे हो। इनको पढ़ना केवल इसलिए नहीं है कि हमें पंडित बनना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये उनका उद्देश्य रहा होगा आयोग वालों का, या जिन्होंने भी सिलेबस में शामिल करवाया है, ताकि इसका वैज्ञानिक महत्व समझ पाए। अब आप थोड़ा चिंतन करें कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। ठीक है भाई, इसमें भी 16 संस्कार में इन चीज़ों को स्पेशली फोकस किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ाओ। देखो भाई, बीमारियों में आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा नया आ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये संस्थानों के नाम पहले केवल इतना दिया हुआ था। पहले की यूनिट की अगर मैं आपको बताऊं तो पहले की यूनिट में ये इतना बस दिया गया था कि जितने भी भारत के प्रमुख संगठन और संस्थाएं हैं और उनके द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, पहले ऐसे दिया था। अब उन्होंने खोल के रख दिया। ऐसे समझो जैसे पहले आयोग जो थे 10वीं यूनिट में प्रीलिम्स की में, वो पहले खुलकर दिए हुए थे, अब की बार उन्होंने शॉर्ट में कर दिया 5वीं यूनिट में। और इन्होंने क्या किया, पहले जो यूनिट थी एक लाइन में थी अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में, प्रमुख भारतीय और जो मध्य प्रदेश के संगठन हैं वैज्ञानिक और चिकित्सा से संबंधित उनके बारे में जानकारी और उनसे संबंधित योजनाएं। इस बार उन्होंने उनको खुल करके रख दिया है। पढ़ने वही थे, ये भी वही पढ़ने हैं। वही हमें एनएमए पढ़ना है, वही हमें एनएफएचएस पढ़ना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ना है, वही हमें एनपीसीबी पढ़ना है, वही आरसीएच पढ़ना है, और वो जितनी भी योजनाएं उनके द्वारा लाई गई, स्वच्छ भारत मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना हो, नेशनल जो स्वास्थ्य मिशन हो वो पढ़ना हो, एमपी में जो मातृ मृत्यु दर है वो पढ़ना है, बायो मार्कर्स। अब इसमें देखो, इसमें कुछ चीज शामिल की गई, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के सामान्य स्तर की जानकारी। ये थोड़ा सा नया ऐड हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ओके, बाकी ये वही संस्थान आ गई जो पहले बस इतना दिया था कि प्रमुख भारतीय और मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक संस्थान और संगठन। अब देखो भाई, लोकल स्तर पर हमें जरूरत पड़ेगी ना पीएचसी की, सीएचसी की, इनको समझे। वो पहले भी सीएचसी पीएचसी थे, इस बार उन्होंने नाम रख दिया, उनको खुल करके रख दिया, तो अच्छी बात है, हमें खुल करके पढ़ना पड़ेगा। वही सेम है, पीएचसी और सीएचसी पहले भी था, अभी भी है। ठीक, आगे बढ़ो। अगला देखो, 5वीं यूनिट कह रही है भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की धारणा। ये वाला टॉपिक लगभग सेम ही है, एज इट इज सेम है, यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी सेम है। बस ये उन्होंने कहा है कि भारतीय परंपरा में तो पर्यावरण को बचाने का, पहले याद है ना प्रधानमंत्री जी यूएन में गए थे, भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत के तो लोगों की जीवन शैली में ही पर्यावरण है, लाइफ स्टाइल कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारी तो जीवन शैली वैसी है जैसे पर्यावरण बचाने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने दिया भी है, कहाँ गया, अभी टॉपिक आएगा जनजातियों के बारे में आएगा कि उन जनजातियों का पर्यावरण बचाने में क्या योगदान है। कुछ जनजातियों के नाम दिए गए, गोंड, कोरको वगैरह, तो उन्होंने पर्यावरण को बचाने में क्या योगदान दिया है, ऐसा आएगा टॉपिक। ठीक है, तो अच्छी बात है कि पर्यावरण, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा है। हम लोग तो किसकी बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व परिवार है। हम लोग तो केवल ये नहीं कि इंसान खुश रहे, हम लोग कहते हैं सभी जीव जंतु खुश रहे, तो उनके लिए हमारे पर्यावरण हमारे मन में बसा हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये ठीक है, जन ऑफ दोष वंश, देश काल विकृतियां, इनको देखना पड़ेगा। और बाकी ये तो पहले भी था, अभी भी सेम है, पर्यावरण, प्रदूषण, समस्याएं और सुरक्षा संबंधित मुद्दे, और इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित मुद्दे की बात की गई है। ठीक, हाँ, यही पॉइंट अभी देखना आ गया। ये कह रहा था, पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान, स्पेशली बेगा, सहरिया, भारिया, भील, गोंड, पढ़ना पड़ेगा
कैसे पर्यावरण को बचाने की। और जाहिर सी बात है कि जनजातियां हमारी जितनी भी रहती हैं वो क्या करती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जितना अपने लिए उपयोगी चाहिए उतना ही यूज कर पाते, बाकी और नहीं अंधाधुंध कटाई करें, अनावश्यक रूप से कुछ ऐसा करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पढ़ो। ये भी सेम ही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहले भी था, अभी भी है। स्वच्छता सर्वेक्षण ये नया ऐड हो गया है। हमें थोड़ा सा स्वच्छता सर्वेक्षण और इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर साल मध्य प्रदेश में, भारत में सभी जगह पे स्वच्छता सर्वेक्षण होते हैं। आपको पता है ये इंदौर 7वीं बार स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। तो किस आधार पे होता है, उन रैंकिंग को अगर समझ पाएंगे तो ही तो सुधार पाएंगे। समझ पाए? जल सुरक्षा पहले भी था, अभी भी है। देखो भाई, मैं इसलिए जरूरी यही है कि अगर आप उसको समझ पाएंगे तभी तो आप उसको आगे बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने एक आईएएस ऑफिसर, आपने नाम सुना हो शायद, पी नरहरि सर, जब उनके समय पे इंदौर पहली बार 2015 के समथिंग की बात है, स्वच्छता में पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई थी अभ्यर्थियों को, कैसे इंदौर स्वच्छता में प्रथम आया और कैसे हमने क्या टारगेट रखे। और फिर जब उनके बाद के अधिकारी आए उनको बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, उन्होंने बस उसको मेंटेन किए रखा और आज भी इंदौर स्वच्छता में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। ये उन्हीं के प्रयास है, एक आईएएस ऑफिसर के। और केवल उन्हीं के प्रयास नहीं, वो कहते हैं मैं और मेरी टीम। और टीम में कौन शामिल है, आप जैसे स्टेट लेवल के जो सर्वेंट रहेंगे। तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसको सुधार भी पाए रैंक को। ओके, ये तो थे हमारे जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे। और कुछ चीज़ें हो सकता है जल्दबाजी फ्लो में मिस्टेक से कुछ बता दिया हो, तो आप उसको भी करेक्ट करने के लिए मुझे रिप्लाई जरूर करें, ताकि समझ में आए कि कैसे क्या है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पेपर की। देखो, स्टार्टिंग में इसके भी दो भाग कर दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि इसके दो भाग किए गए हैं। इसमें भी दार्शनिकों को और मनोविज्ञान, लोक प्रशासन को अलग कर दिया गया, उद्यमिता वाला को अलग कर दिया गया। अब इसमें क्या क्या जुड़ा उसकी बात करते हैं, बाकी आपको पढ़ा ही हुआ है। देखो, इसमें पहली बार तो क्या जुड़ा, भारतीय षड दर्शन अलग से पढ़ना है, ये अलग से जुड़ा है। वही जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, उत्तरी मीमांसा, पश्चिमी, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये जो दर्शन है उनके बारे में। ये पहले भी थे तीनों, वेस्टर्न फिलोसफर में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये पहले भी थे। बस इसमें भर्तृहरि जी जुड़ गए, गुरु नानक, तुलसीदास, कबीर, ये सब पहले भी थे। बस इसमें संत रविदास जी को और शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये पहले भी थे सारे में, इनमें बस हमें देवी अहिल्याबाई होलकर को पढ़ लेना है, बाकी सेम ही थे। ठीक है, पूरा सेम था। मैंने पहले बताया था आपको, जिसमें बी आर अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय, ये पॉलिटिकल फिलोसफर में भी पढ़ना है हमें, और इनको भी पॉलिटिकल फिलोसफर में भी पढ़ना है, देवी अहिल्याबाई होलकर को। यहाँ पर नैतिक दार्शनिकों में भी पढ़ना है। प्लस ये दोनों तो अलग से ही इसी में पढ़ना है, संत रविदास और भर्तृहरि जी और भारतीय षड दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे थिंकर थे। हम देखो भाई, राष्ट्र निर्माण, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। देशभक्ति जगानी हो तो किसी के अंदर, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा क्या है, हित और चरित्र क्या है। चरित्र समझ रहे हो, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकरे खाने के बाद में होता है। तो चरित्र क्या होता है ये तो पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे। राष्ट्रीय सुरक्षा का संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, अब हमें पढ़नी पड़ेगी हमारी सेनाएं। पहले नहीं पढ़ते थे या कम पढ़ते थे। सेनाएं, सेनाओं के अंग, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, गुप्तचर एजेंसियां, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट एजेंसीज, जिसमें आईबी, रॉ, सीबीआई पढ़नी है। और ये तो पहले भी थे, शुभ, सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व क्या होता है। और ये नया ऐड हो गया है जिसको पढ़ना है प्रशासन में, भगवत गीता का क्या योगदान है और नीति शास्त्र में भगवत गीता का क्या योगदान है। ये नया ऐड हुआ है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा संगो सत्व कर्मणि। ये पढ़ना है हमें दोनों को, ठीक। ये नया ऐड हो गया है। ओके भाई, चलिए थोड़ा सा और ऊपर उठाएं। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। मानव व्यवहार लोग, ये पूरा सेम ही है वही। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, और ये सारा सेम ही है, बस लास्ट की यूनिट थोड़ी सी चेंज हो गई है। लास्ट की यूनिट एंड नहीं मतलब बढ़ गई है, ये प्लस हो चुका है, ये डबल प्लस हो चुका है। डबल प्लस क्यों? एक तो इसमें हो गया साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इसमें चेंज हो गए हैं। जैसे कि डिप्रेशन क्या होता है, जैसे कि सामाजिक दुश्चिंता क्या होती है, एंजाइटी, दुश्चिंता मतलब एंजाइटी, ठीक है। सिजोफ्रेनिया क्या है, सामाजिक दुर्भित्ति क्या है, इसका तो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, क्या है इसका हिंदी अर्थ, दुध्रुवी बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। और साइकोथेरेपी में कौन कौन सी थेरेपी पढ़नी है, पर्सन सेंटर साइकोथेरेपी, और इसमें तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक चिकित्सा, ये नई चिकित्साएं हैं। अब देखते हैं इसके कंटेंट, आपको कोशिश करेंगे कि हम अवेलेबल करवा पाए, तो इस पे काम करेंगे। फिर कंटेंट पे काम कर करके धीरे धीरे छन छन के आएगा और कंटेंट आपको उसका मिलेगा। तो चिंता ना करें, ये नया ऐड हुआ है, पढ़ने को भी अच्छा है ताकि हम अच्छे मनोवैज्ञानिक बन सके। भाई डिप्रेशन अच्छी चीज शामिल की गई है डायरेक्ट, इस बार तो एंजाइटी भी शामिल की गई है, ये भी बड़ी बीमारी है, तो इस बार अच्छी बात है ना। ये अच्छा लगा मुझे टॉपिक, आपको भी अच्छा ही लगेगा पढ़ेंगे तो। आगे बढ़ाओ। ये इकाई फोर्थ लगभग सेम ही है पहले की तरह ही, बस ऊपर नीचे कर दिया गया। पहले उसमें शामिल था इकाई फोर्थ तीसरी यूनिट में, इस बार उसको शामिल कर दिया गया चौथी यूनिट में। अरे उठाओ थोड़ा, हाँ हाँ एक मिनट। ये लगभग सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा हमें क्या देखना है, ये सेम है पर इसमें टेक्नोलॉजी और नैतिक मूल्य, इसमें नैतिक मूल्य सेम है, टेक्नोलॉजी को अलग से ऐड कर दिया है। टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, जाहिर सी बात है आज सीसीटीवी कैमरा नहीं होते तो कई सारी बुराइयों को नहीं पकड़ पाते, मतलब कई सारी चोरियां इनको नहीं पकड़ पाते, हत्याओं को नहीं पकड़ पाते। तो टेक्नोलॉजी का ये क्या योगदान है हमें समझना पड़ेगा और आपको यूज आना भी चाहिए, ठीक है। और बाकी ये तो संहिता, सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता क्या है, सद्गुण क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, एथिकल लॉजिक क्या है, एथिकल डायलेमा क्या है, और मॉरल गाइडेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को शामिल किए गए। करप्शन एकदम सेम है, सेम टू सेम है करप्शन, कोई चेंज नहीं हुआ है, एकदम सेम। आगे बढ़ो। इसमें केस स्टडी मैंने आपको बता दिया था, 5वीं केस स्टडी आती है, आएगी इसमें, उधर भी आएगी इधर भी आएगी। इसमें क्या है 18 नंबर की कर दी गई, पहले 20 की आ करती थी, अब 2 नंबर कम कर दिया गया है। केस स्टडी की शब्द संख्या लगभग वही है। अब चलते हैं इसमें शामिल नए खंड की तरफ, जो है एकदम नया उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, डेवलपमेंट किस प्रकार से है। भाई पहली बार तो ये चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोग कॉलेज पढ़कर सभी लोग आते हैं, आप पेपर के लिए एलिजिबल ही कॉलेज पढ़कर होंगे, और आपके हर किसी के लगभग कोई और होगा शायद ना हो, पर फाउंडेशन कोर्स में एंटरप्रेन्योरशिप आता है। आपने जो पुराने होंगे उनको सबको पता है, नए सिलेबस को थोड़ा देखना पड़ेगा, पर लगता है फाउंडेशन कोर्स एंटरप्रेन्योर जो है वो टॉपिक टकरा जाता है उद्यमिता का, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेमेस्टर में टकराता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई नया एकदम नहीं कि आसमान से कोई बड़ा पहाड़ टूट गया हो, बहुत सिंपल बात है। उद्यमशीलता व्यक्ति में रहेगी, एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर रहेगा तो वो क्या करेगा, नवाचार की बात करेगा, ठीक है। नवाचार, तो नवाचार हम लोग जानेंगे, इनोवेशन क्या लक्षण है उसके, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, अन्वेषण व्यवसाय योजना क्या है, ये सारी चीजों के बारे में। अब फिर उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि बहुत सारे व्यवसाय या स्टार्टअप्स 5 सालों के अंदर अंदर लगभग 90% बंद हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, इस पे ही तो काम करेंगे, है ना। इसी पे काम करेंगे कि प्रबंधन क्या है और उनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं।
अब इसमें भी एक नया चीज शामिल किया गया है, देखो समझे तो, महिला उद्यमियों के सामने क्या है चुनौती। चुनौती तो पूरे स्टार्टअप्स की, पर महिलाओं के सामने विशेष क्या समस्याएं हैं। जाहिर सी बात है, एक प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि घर की संभाल और रोजमर्रा के कार्यों रोजमर्रा के कार्यों घर की संभाल और इसके साथ साथ में नौकरी की जिम्मेदारी क्या भारतीय महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर पा रही है। तो कई बार उनके सामने समस्याएं ज्यादा रहती है, क्योंकि परिवार में भी उनको ज्यादा जिम्मेदारी रहती है, और बाहर अगर वो कोई महिला काम कर रही है तो वहां पर उसकी एक अलग जिम्मेदारी। तो महिलाओं के साथ में विशेष समस्याएं हैं, तो उस पर काम करना पड़ेगा। भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया बढ़ना पड़ेगा, मेक इन इंडिया बढ़ना पड़ेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख इंस्टीट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस बार शामिल हुआ है। उम्मीद है कि इसके अपेक्षित परिणाम आने वाले कुछ सालों में प्राप्त होंगे एक सिविल सर्वेंट के रूप में, कि एक सिविल सर्वेंट कितना बेहतर कर सकता है इस फील्ड में। ठीक है, अब अगला देखो, जो बहुत सारे व्यवसाय हैं उनको संगठित किस प्रकार से, उनका संगठन कैसे हो, प्रबंधन किस प्रकार से हो। प्रबंधन मैनेजमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा, ये इस बार और बेहतरीन इसको खोल करके रख दिया गया मैनेजमेंट को। टाइम मैनेजमेंट है, और इसी के साथ में ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, और एज ए ऑफिसर आपको क्या करना है, बहुत सारे मार्केट तलाशने होंगे जहां पर मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्रोडक्ट बिक सकें। बेचना कैसे है, उसके ब्रांडिंग किस प्रकार से करनी है। जाहिर सी बात है वही है, जैसे भी ये योजना आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उद्देश्य क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट की पहचान के आधार पर प्रोडक्ट को सेल किया जाए, ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट और बाकी सब क्षेत्रों में जाने की किस क्षेत्र का है। ऐसे ब्रांडिंग होती है। फिर उसको बेचने का तरीका भी क्या है भाई, चिन्ह और चावल साहब फेमस है बालाघाट के, कड़कनाथ मुर्गा फेमस है साहब झाबुआ का, तो उसकी नेटवर्किंग किस प्रकार से करनी है ये आपको आना चाहिए। तो अच्छा अच्छा टॉपिक है। अब अगला देखो, थर्ड पॉइंट है प्रशासन इकाई, प्रशासन का प्रबंधन। ये क्या कहते, प्रशासन और प्रबंधन में क्या कहते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है। देखो ये टॉपिक मानव संसाधन प्रबंधन वाला पहले एमपीपीएससी जीएस पेपर सेकंड में शामिल था, सोसाइटी वाले खंड के जस्ट पहले, ठीक है, वहां पर तो उसमें ही शामिल था। अब इसको इधर भी ले आए, इसके साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग नाम देकर के इसमें शामिल किया कि लोक प्रशासन में। ओके, अब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसमें डिप्रेशन मैनेजमेंट क्या है, विवाद हो तो किस प्रकार से उसको रोका जाए, और प्लूरलिटी यानी कि बहुलता क्या है, इसका प्रबंधन किस प्रकार से करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुलता अभी एक देश में बड़ा एक उत्सव हो रहा है, उस उत्सव में भी बहुलता से रिलेटेड समस्याएं कहीं उपज सकती है। जैसे भी यूपी में एक घटना हुई थी, इस टाइप की कई सारी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। तो उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट करें आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है जनता के बीच में रहकर ही उनको संभालना पड़ेगा, और बहुलता की समस्याओं को आप नहीं जान पाओगे, उनसे रिलेटेड चीजों को नहीं जान पाओगे, तो क्या आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगे। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पहले भी था अभी भी है, बस उठा के इधर रख दिया गया, पहले उधर था इस बार इधर कर दिया। हाँ, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा टॉपिक, बड़ा शानदार। क्या, समग्र व्यक्तित्व विकास। देखो भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की गई है ना, ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की गई है। राष्ट्रीय विकास फिर आ गया, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कंपोनेंट पढ़ेंगे इसमें। सफलता की अवधारणा, सफलता की अवधारणा, और सफलता की ही नहीं, नीचे देखो, ऊपर उठाओ उठाओ फटाफट, कहाँ चला गया, ऊपर उठाने को बोला था यार ऊपर उठा, अरे ऊपर जाओ, ऊपर हो जाओ। हाँ बस बस बस, सफलता की अवधारणाएं नहीं, ये सबसे बेस्ट टॉपिक हो क्या रहा है। अरे असफलता से सीखना, चलो ऐसे समझ लो, असफलता से सीखना, सफलता की अवधारणा क्या है और असफलता से सीखना। एक तनाव मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में कोचिंग संस्थानों पर रोक लगा दी गई है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाएंगे उनको तो पढ़ाया नहीं जा सकता, कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। क्यों, अनावश्यक डिप्रेशन ले लेते बच्चे, ऐसा सरकार का मानना है, जो शिक्षा मंत्रालय उसका। तो अगर हम लोग असफलता से भी सीख लेंगे, सफलता की अवधारणा को समझेंगे, तो हम बेहतरीन रूप से अपने तनाव को प्रबंधन कर पाएंगे। इसीलिए ये मुझे बड़ा शानदार टॉपिक लगा। आप भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में इस बार चीज़ नई शामिल की गई है। ठीक है, तो
इस बार इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और वापस वापस वहीं लिख लें, थोड़ा सा दो टॉपिक रह गए थे। हाँ, बस बस बस। सफलता के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? सफलता प्राप्त करने में व्यक्ति को क्या बाधाएं आती है। अब असफलता भी चलते हैं। असफलता की अवधारणा हम समझ गए, और असफलताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि, असफलता से कहते हैं ना कि हर फेलियर एक सीख होती है, तो वो सीख क्या है एक फेलियर से, वो हमें समझने को मिलेगा। इसके साथ में ये रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, देख लो। मुझे चिंता इस बात की है भाई। हाँ ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां, मतलब सरकारी योजनाओं को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, पहले भी था अभी भी इनसे संबंधित मुद्दे हैं। अब इसमें भी एक नई चीज आई है, देखो। मतदाता जागरूकता पहले शामिल था, यातायात प्रबंधन पहले शामिल था, पर नशाखोरी अलग से लाया गया। खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है वो भी लाया गया। ये एक अलग कॉन्सेप्ट आया, नाइट कल्चर। अब मैं अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। नाइट कल्चर होता है क्या है, थोड़ा गूगल करना, नाइट कल्चर क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग सारे में पहले बता दिया था, अब आप पढ़ना नाइट कल्चर क्या होता है, क्योंकि ये भी एक समस्या के रूप में कई बार उभर कर सामने आता है। नाइट कल्चर समझना, ठीक है। और बाकी ये तो पहले भी थे, ठीक। विधिक जागरूकता, इसमें भी कैसी स्टडी है जो किसी इसी खंड में शामिल किसी एक टॉपिक से रहेगी, या तो उद्यमिता से पूछ ली जाए, या फिर मैनेजमेंट से पूछ ली जाए, या फिर राष्ट्र निर्माण और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पूछ ली जाए। इस बार फायदा क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आप समझ पाए ना, इंटरव्यू के अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोचिंग संस्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं भी शामिल हूँ इसी में कर सकते हैं, ठीक है। कैसी स्टडी आएगी, ये भी 18 नंबर की है, ठीक। आगे बढ़ाएं। बस 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 बस। हिंदी का निबंध प्रश्न संख्या की बात करेंगे अभी, पर अंक सेम ही है, 200 नंबर का पहले भी था, अभी भी होता है। इसमें वही ग्रेजुएशन लेवल का बंदा मांगा जाता है कि भाई मतलब ग्रेजुएट लेवल का व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है, जो पहले की जाती थी, पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, भाषा में निपुणता हो। अब चेंज क्या हुआ है, हटा क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहले देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारण में 25 प्रश्न 3-3 नंबर के रहेंगे, तो ये 75 हो गए। अब इसमें क्या जुड़ा, एक तो रस जुड़ गया साहब, पहले रस नहीं थे, तो रसों के अंग और प्रकार क्या है, छंद जुड़ गया साहब, दोहा, सोरठा और चौपाई, ये जुड़ गया, ये ऐड हो गया। आगे बात करते हैं। इस बार उन्होंने ट्रांसलेशन को एक बढ़िया अलग रूप दे दिया। क्या रूप दे दिया साहब, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा वाक्यों का, पहले पूरा पैराग्राफ भी दे देते थे, इस बार उन्होंने वाक्य बोले। अब क्या बोला उन्होंने, हो सकता है 5 वाक्य हो सकता है कि 5 वाक्य देंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे, और 30 काम हो जाएगा, ठीक है ना। 5 वाक्य 3-3 नंबर, 15 अंक का ही हो जाएगा। हिंदी से भी अंग्रेजी, पहले चीटिंग होती थी। कैसे, पहले होती थी कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो 20 नंबर, और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना है 15-35 नंबर का आता था। इस बार उन्होंने बढ़ा दिया, उसको बेहतर कर दिया। कैसे कर दिया, और अलग भी कर दिया, समझो। इस बार उन्होंने क्या किया, 15 दूनी 30, ये इनके द्वारा कर दिया गया है ना, हिंदी से अंग्रेजी। अब ये मानक और प्रशासनिक शब्दावली है ना, 5 शब्द 1-1 नंबर का ये कर दिया है, और अंग्रेजी से हिंदी में भी शब्दावली को चेंजेस ये अलग से रख दिया है इन्होंने, तो इसको भी 10 नंबर इसके मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 40 नंबर का कंटेंट हो गया। तो इस बार उन्होंने बढ़िया अच्छा काम किया, 40 नंबर का कंटेंट कर दिया। चलिए, ट्रांसलेशन आप करना सीख पाएंगे, वाक्य बनाना सीख लो पैराग्राफ भले ही ना बने, और शब्दावलियों पे विशेष ध्यान देना, 10 नंबर का मामला है, खेल हो जाता है 10 नंबर में। ऊपर उठाएं, ये पुराना नंबर में थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सेम ही है। संधि, समास, मुहावरे, कहावतें पहले नीचे था, उठा करके वो ऊपर रख दिया गया है। विराम चिन्ह सेम ही है, शब्द शक्ति है, ये ऐड हो गया। विलोम शब्द पहले भी सेम ही है,
ये ऐड हुआ है शब्द शक्तियां। अनेक शब्दों के लिए ये भी पहले जैसा ही है, तत्सम तत्व पहले जैसा ही है, पर्यायवाची शब्द पहले ही, अब शब्द युग्म नया हो गया है ना। वर्तनी शोधन आपको हो सकता है पहले दिया नहीं हो, पर लगभग सेम ही है। ये ऐड हो गया, वाक्य संरचना प्रकार, ये शब्दार्थ, ये ऐड हो गया। ठीक। अब इसमें क्या चेंज हुआ पल्लवन और संक्षेपण में? भाई संक्षेपण ही हटा दिया। पहले पल्लवन और संक्षेपण दोनों आ सकते थे। अब बोला कि साहब पल्लवन ही करना पड़ेगा, रेखांकित की गई पंक्तियों को भाव पल्लवन कीजिए, संक्षेपण कहीं मिला ही नहीं। खत्म, बाय बाय टाटा गया। अब देखो एक नई चीज ऐड हुई है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां इसमें शामिल हो गया है, जैसे मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली। और प्रत्येक बोली में से 3-3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा सकता है, एक एक बोली के बारे में आ सकता है। 12 नंबर का मामला है। ओके। और अपठित गद्यांश आएगा 18 नंबर का। इस प्रकार मिलाकर के 12 और 18 हो जाएंगे 30 नंबर। 30, 40, 70, 30 और 30, 100 और एक और था ना कुछ कंटेंट, ऐसे कुल मिलाकर के पूरा 200 नंबर का कंटेंट होता चला जाएगा। ओके। इस बार बोलियां ऐड हो गई है, तो और बोलियों का नाम भी दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बोलियां हमें यही पढ़नी है, चारों बोलियां तो पढ़े भाई। ओके, आगे बढ़ो। हिंदी में अच्छा है, कुछ चीजें नई ऐड हुई है तो पढ़ने को कुछ मजा मिलेगा। अब आ गया हमारा 100 नंबर का मामला, जिसको कहते हैं निबंध। ऐसे ऐसे वैसे नहीं, ऐसे। अब ये ऐसे क्या है, इसकी बात करते हैं। कंटेंट मैंने बताया था कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 1000 शब्दों का ही रहेगा, दूसरा निबंध 500 का ही रहेगा। चेंज क्या हुआ है, अंक चेंज हो गए। पहले वाले के तो अंक भी सेम ही है, 500 नंबर का पहला निबंध रहेगा, ओ सॉरी 1000 शब्द का पहला रहेगा। दूसरा वाला जो रहेगा 50 नंबर का, पहला वाला 50 अंक का रहेगा, 1000 शब्दों में लिखना है निबंध, जो टॉपिक दिए गए उन पर आधारित रहता है। और दूसरा वाला जो रहता है वो करंट अफेयर्स पर आधारित निबंध रहता है, वो 500 शब्दों में लिखना है। अब वो 20 नंबर का है, पहले 25 नंबर का हुआ करता था। ठीक, आप देखते हैं इस बार 49 टॉपिक हो चुके हैं। 27 पहले के जो थे ना, एक भी नहीं हटाया गया। 26 के 26 तो एज इट इज चैप दिए। एक जो था राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद और उसकी सामाजिक समरसता, उसको तोड़ करके 2 बना दिए, और बाकी इसके साथ में 23 नए ऐड कर दिए, तो 49 सब्जेक्ट हो गए। इस बार उन्होंने मजा ले लिया अपना कि इस बार ज्यादा सब्जेक्टों से पूछूंगा, क्या घिसे पिटे वही वही पढ़े जाओगे पढ़े जाओगे, इस बार 50 मार दो। चलो बात करते हैं क्या क्या नया जुड़ा और क्या क्या पुराना ही था। हा? चलो मैं तो एक मिनट, चलो अब देखो भाई, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा ये नया जुड़ गया, ये रहा पहला शॉर्ट। ओके। विकसित भारत @2047, वहां पर भी देखा था, यहाँ पर भी आ गया विजन 2047, ये यहाँ पर भी जुड़ गया। तो मजेदार बात है, अपने को एक टॉपिक 2 बार पढ़ना है, यही मजा ले रहा है तो अपन भी मजे लेंगे। ओके। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, ये तीसरा शॉर्ट। और चौथा शॉर्ट स्वर्णिम मध्य प्रदेश। पांचवा शॉर्ट अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। छठवां शॉर्ट मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। यहां तक रहे भाई, ये नया जुड़ गया, ये भी 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 जुड़ गया। अब वापस आ जाते हैं, ये तो जुड़ गए, ये पहले जैसा ही था, ये पहले का ही है। पर्यावरण पहले था, धर्म विज्ञान पहले था, धर्म अध्यात्म पहले था, ये विश्वग्राम की संकल्पना ये नया जुड़ गया है ना। वही विश्वग्राम वसुदेव कुटुंबकम, सेम सेम उसी को घुमा फिरा करके 2 बार दे रहे हैं। मजा अपना ही है, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। शिक्षा में गुणवत्ता, ये पहले भी था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये नया जुड़ गया 2020। परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, शायद पहले था, पहले था। आधुनिकरण ये भी पहले था, भूमंडीकरण पहले था, उदारीकरण पहले था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले था। परंपरागत ऊपर उठाए, ऊपर उठाए, हो गया।
उठाओ। देखो 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 देखो, आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, वो था ना भी परंपरागत और आधुनिक थोड़ा सा ऊपर उठाए, नीचे करें, नीचे करें। हाँ, ये भी नया ही जुड़ा है, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, ये भी नया ही जुड़ा है। बाकी ये पुराना है। आधुनिकरण, मूल्यमंडलीकरण पहले भी था, उदारीकरण पहले भी था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले भी था, परंपरागत खेल पहले भी थे, सांस्कृतिक विरासत पहले भी थे, संस्कृति सभ्यता पहले थी, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन पहले था, युवा नीति नहीं जुड़ गई। युवा नीति नहीं जुड़ गई साहब। योग और स्वास्थ्य ये भी पहले था, ई मार्केटिंग पहले, ई कॉमर्स पुराना, नेतृत्व विकास, नेतृत्व विकास शायद पहले था नेतृत्व विकास। एक मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ, पहले भी था नेतृत्व विकास, पहले भी था। कहाँ गया? पहले भी था। सुशासन नया जुड़ गया, नौकरशाही नया जुड़ गया, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका नया जुड़ गया, जनजातीय विकास पहले था, जनजातीय विकास पहले था, बिल्कुल था। स्वदेशी नया जुड़ गया, स्वभाषा नया जुड़ गया, राष्ट्रीय शिक्षा के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता ये भी पहले जुड़ गया। ये दोनों जुड़ गए अलग अलग। अब देखो, इसको समझो, इसको समझो। पहले ये था राष्ट्रवाद एवं सामाजिक समरसता, राष्ट्रवाद एवं सामाजिक समरसता। अब इसका नाम क्या है? राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे और राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता। कुल मिलाकर के समझो, राष्ट्रीयता का मतलब इंग्लिश में नेशनलिज्म, और राष्ट्रवाद का मतलब भी इंग्लिश में नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म पहले भी था, बस नाम बदल दिया, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे। ठीक, तो नेशनलिज्म से रिलेटेड था। और ये राष्ट्रीयता से रिलेटेड चुनौतियां थी, तो वो भी हमने देख लिया। ठीक, तो सामाजिक समरसता के साथ आ गया। कम्युनिटी जीवन ये भी पहले भी था, सामाजिक सरोकार पहले था, नवीकरण ऊर्जा पहले था, एसडीजी फिर आ गया। एसडीजी ये पहले भी था, पहले के निबंध में भी था, पहले शामिल भी था, और इस बार एसडीजी भर भर के दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। एसडीजी को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। समावेशी विकास ये नया जुड़ गया। ग्राहक जागरूकता आज की आवश्यकता, ये भी नया जुड़ गया है। मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव ये पहले भी था, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव। घरेलू हिंसा पहले था, बाह्य आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पहले था, व्यवसायिक सरलता पहले था, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव ये नया जुड़ गया है। गौरवशाली भारतीय संस्कृति ये पहले थी, इसको देख लेता हूँ भाई मैं। हाँ, ये नया जुड़ गया है, गौरवशाली भारतीय संस्कृति। और फिर आ गया वसुदेव कुटुंबकम, ये भारत मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य ये भी नया जुड़ गया है। अब मुझे फिर से मिटा करके बताना पड़ेगा भाई। कहाँ तक मैं, सोशल मीडिया का प्रभाव ये भी नया जुड़ा है। गौरवशाली भारतीय संस्कृति ये भी नहीं जुड़ी हुई है। वसुदेव कुटुंबकम नया जुड़ा है। मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य ये भी नया जुड़ा है। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी सिस्टम 2020 ये भी नया जुड़ा है। ऐसे कुल 23 नए सब्जेक्ट इस बार जोड़ दिए गए। 1000 शब्दों के लिए तैयार रहें दोस्तों। और इसी के साथ ही द्वितीय निबंध समसामयिक विषय पर मैंने बोला, पहले 25 का आता था, 20 नंबर का दे दिया गया। करंट अफेयर से इसका सब्जेक्ट नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट ला करके रख देंगे, आपको लिखना है उसमें से। ठीक, अब देखो इसमें क्या चेंज हुआ, इसको थोड़ा सा समझो। अरे भाई, पहले एक ही पॉइंट हुआ करता था, ड्राफ्ट लेखन और रिपोर्टिंग। ऐसा नहीं है, अब इस बार अलग कर दिया उन्होंने। पहले दोनों मिलाकर के 25 नंबर के आते थे और 25 का ये नहीं बताया जाता था। अब इसके 25 में से 20 का तो ये कर दिया, 5 निकाल करके इधर दे दिया। 25 प्लस 5 कितने हुए? 30। अब 30 में से आधा आधा कर दिया भाई, 15 तू ले ले, 15 तू ले ले। यानी कि इस वाले पॉइंट में ड्राफ्ट आएगा, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सर्कुलर, प्रपत्र, ड्राफ्ट आदि चीजें आएंगी, वो 15 नंबर का ये अलग से पूछेगा। और रिपोर्ट या प्रतिवेदन है, नोट, सूचन, ये सारी चीजें ये 15 नंबर के अलग से। ऐसे कुल मिलाकर के 100 नंबर का कंटेंट ये हो जाएगा। और चूंकि ये पेपर केवल हिंदी
में ही होता है, इसलिए इंग्लिश वालों को भी हिंदी में इन सब्जेक्टों पर बढ़िया कमांड होनी चाहिए। चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, पर आपको हिंदी में इसको लिखना आना चाहिए, नहीं तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस पर एक संक्षिप्त चर्चा। फिर भी आपके कोई डाउट रहे हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। जो भी दिक्कत आए, ये मेंस के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं उसको सुधार लें। अफवाहों पर ध्यान ना दें कि बहुत बढ़ गया है, घबराएं नहीं, ठंडा पानी पी और आराम से देखें कि कौन कौन से पोर्शन कर लिए हैं। पानी पीने के बाद में ये देखें कि कौन कौन से पोर्शन करने बाकी हैं। जो करने बाकी है उन पर काम करना शुरू कर दें, जो नहीं करने बाकी हैं, जो कर लिए हैं, जो उनके सिलेबस को बार बार इधर उधर ना फैलाएं कि अब तो सब किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, पागलपंती ना दें। किताबों को नहीं ना खरीदें, वो जो देखें उसमें कंटेंट काम का है या नहीं वो बस रख लें, बाकी कंटेंट को ना पढ़ें। जो मैच कर रहा है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस निकलवा के पहली बार उसको 2-3 बार रीड मारो अच्छे से। जिन्होंने मैथ्स की अच्छी तैयारी कर रखी है वो भी चिंता ना करें, वो मैथ्स के लिए अनुसार अच्छा बढ़िया काम करें। देखें कि कौन कौन से पोर्शन है जो नए और ऐड हो गए हैं उन पे काम करना है ना। और जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो देखें कि उन सब चीज़ों के अलावा क्या और पढ़नी है इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ना लें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी आर विनिंग।